हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स को। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पे एंसेस्टर ने किन्मू से पूछा था कि इंपीरियल एडवाइजर के बारे में तुम क्या सोचते हो। तो किन्मू जवाब देता है कि इंपीरियल एडवाइजर एक हीरो की तरह है, उसके पास खुद का एक मकसद है जिसे वो पूरी जी जान लगा के पूरा कर रहा है। तो अब एंसेस्टर कहते हैं, मैंने एक मर्तबा इंपीरियल एडवाइजर को गाइड किया था जब मैंने सोचा था कि क्यों ना इंपीरियल एडवाइजर को मैं अपना डिसाइपल बना लूं, लेकिन उस वक्त मुझे साफ दिख रहा था कि इंपीरियल एडवाइजर बहुत ही जल्द मुझे भी सरपास कर लेगा। तो इसी वजह से मैंने उसे अपना डिसाइपल बनाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। अब वो किन्मू से सवाल करते हुए पूछने लगे कि इंपीरियल एडवाइजर सभी सेक्टों को खत्म करना चाहता है, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। जिसपे किन्मू कहने लगता है, इस हालत में हमारे पास बस दो ऑप्शंस है। पहला तो हम खुद को एक आजाद नेशन बना ले ताकि हमारा डीमन कल्ट महफूज रहे। जो सुन के एंसेस्टर पूछने लगे, अगर ऐसा नहीं हो पाया तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा। जिसपे किन्मू कहता है, अगर पहला ऑप्शन नहीं काम आया तो फिर हमें फ्लेम नेशन के साथ मिल जाना चाहिए। जो कहते साथ ही किन्मू फिशिंग रॉड से फिश को पकड़ लेता है, लेकिन तभी एंसेस्टर किन्मू के फिशिंग रॉड पे अटैक कर देते हैं, जिस वजह से किन्मू के रॉड में फंसा हुआ फिश आजाद हो गया। यहाँ एंसेस्टर गुस्सा होते हुए कहने लगते हैं, अगर तुमने ऐसा दोबारा कहा तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। एंसेस्टर के गुस्से की वजह से इस जगह का पूरा पानी जम जाता है। तो किन्मू एंसेस्टर से पूछने लगा, क्या आपने इस बारे में कभी नहीं सोचा। तो एंसेस्टर कहते हैं, हाँ मैंने बिल्कुल तुम्हारी तरह ही सोचा था, इसलिए अब तुम्हारा सर धड़ से अलग नहीं होगा। जो सुनकर किन्मू यहाँ इंपीरियल एकेडमी के बारे में पूछते हुए कहने लगा कि आखिर एकेडमी में कितने बच्चे पुअर फैमिली से आते हैं। तो एंसेस्टर बताते हैं कि 10% डिसाइपल्स पुअर फैमिली से आते हैं। तो किन्मू फिर से पूछने लगता है कि एकेडमी से कितने डिसाइपल्स कोर्ट में ऑफिशियल्स की पोजीशन पे है। तो एंसेस्टर बताते हैं कि फिलहाल तो एकेडमी के 72% डिसाइपल्स कोर्ट में ऑफिशियल्स की पोजीशन पे है। जिसपे किन्मू कहने लगता है, यही तो इंपीरियल एकेडमी की प्रॉब्लम है, सिर्फ 10% डिसाइपल्स पुअर फैमिली से आते हैं और बाकी के 90% डिसाइपल्स नोबल फैमिली से, और इनमें से भी 72% डिसाइपल्स ऑफिशियल्स बनते हैं, जिनमें यकीनन नोबल फैमिली के डिसाइपल्स की तादाद ज्यादा होगी। इस वजह से वक्त के साथ साथ पुअर बैकग्राउंड वाले डिसाइपल्स का ऑफिशियल बन पाना नामुमकिन जैसा हो जाएगा, और आखिर में पुअर बैकग्राउंड वालों का गुस्सा फूट पड़ेगा, जो यकीनन नेशन और एकेडमी के खिलाफ हो जाएंगे। तब हम मौके का फायदा उठाकर सभी सेक्ट्स को रियूनाइट करते हुए माहौल को शांत करेंगे। जो सुनके एंसेस्टर कहते हैं, क्या तुम नेशन के खिलाफ जाकर डीमन कल्ट को मुसीबतों में डालना चाहते हो। तो किन्मू कहता है, वैसे भी आने वालों 200 सालों के अंदर ही नेशन पे नोबल फैमिलियों का कब्जा होगा, तो हमें उस वक्त कुछ न कुछ तो करना ही होगा ना। तो एंसेस्टर कहते हैं, मुझे नहीं पता कि 200 सालों बाद क्या होगा, मैं बस इतना जानता हूँ कि 200 सालों बाद भी वे ऑफ सेज रहना चाहिए। और ये बात मैंने इंपीरियल एडवाइजर से भी कहा है, क्योंकि मिस्टिकल पावर का मतलब ही यही है कि लोग उसे अपनी रोजमर्रा जिंदगी में यूज करें ताकि उनकी जिंदगी आसान हो जाए। जो कहने के बाद वो पकड़े हुए मछलियों को पकाने की तैयारी करने लगते हैं। जहाँ किन्मू एंसेस्टर से कह रहा था कि आपने अपनी बातों से इंपीरियल एडवाइजर को भी इन्फ्लुएंस किया है, मतलब आपने पहले ही डीमन कल्ट को नेशन के तौर पे जिंदा रखने की प्लानिंग कर रखी है। लेकिन ऐसा है तो क्या इंपीरियल एडवाइजर डीमन कल्ट को कैप्चर या कंट्रोल करने की नहीं सोच रहा होगा। तो एंसेस्टर कहते हैं, यकीनन वो डीमन कल्ट को तुम्हारे जरिए कंट्रोल करने का सोचेगा। अगर इंपीरियल एडवाइजर वे ऑफ सेज पे ही बरकरार रहता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हें कंट्रोल करे या फिर डीमन कल्ट को, लेकिन अगर वो कभी वे ऑफ सेज पे बरकरार नहीं रहता तो फिर तुम उसकी जगह ले सकते हो। जो कहते वक्त एंसेस्टर के लहजे में एक सख्तपन था। तो किन्मू भी इस चीज के लिए राजी हो चुका। अब किन्मू इस फिश के बारे में पूछने लगता है। तो एंसेस्टर बताते हैं कि ये फिश 9 ड्रैगन लेक के क्यूआई एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा सख्त हो जाता है, इसलिए हम इसके मीट को पकाकर खा नहीं सकते, हम बस इसके सूप को बनाकर पी सकते हैं। जो सुनके किन्मू कहता है, क्या आप चाहते हो कि मैं भी इस फिश की तरह सख्त हो जाऊं। तो एंसेस्टर कहने लगे, तुम कुछ ज्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहे हो, मैं तो बस यहाँ पे तुम्हें इस फिश का सूप पिलाने लाया हूँ। जो सुनके अब किन्मू सूप को ट्राई करता है तो किन्मू को ये सूप वाकई में टेस्टी लगा। अब एंसेस्टर किन्मू से कहते हैं कि मैं ग्रैंड प्रिसेप्टर इसलिए बना क्योंकि मुझे दुनिया के सभी किताबों को पढ़ना था और एक नए एरा की शुरुआत को देखना था, लेकिन अफसोस मैं नए एरा को नहीं देख पाऊंगा। लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम नए एरा को देख पाओगे। सच कहूँ तो तुम एक परफेक्ट लीडर मटेरियल हो, क्योंकि तुम टैलेंट के साथ साथ फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट करते हुए एक्शन लेने की सलाहियत रखते हो। तुम अभी से ही 200 साल आगे का सोच रहे हो, तो इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं कुछ ही महीने में ग्रैंड प्रिसेप्टर की पोजीशन से रिटायर होकर तुम्हारा एसेंशन सेरेमनी रखूंगा, ताकि मैं खुद अपनी आंखों से तुम्हें लीडर बनता हुआ देख सकूं। जो सुनके किन्मू कहता है, मैंने सुना था कि डीमन कल्ट में कोई भी लीडर से ज्यादा ताकतवर होगा तो वो लीडर पोजीशन के लिए प्रीवियस लीडर को खत्म कर सकता है, और देखा जाए तो मैं अभी बस 5 एलिमेंट्रियम पे हूँ, इसलिए मुझे तो मारना और भी ज्यादा आसान है। तो एंसेस्टर कहते हैं, तुम्हें इस बात की फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक कोई भी तुम्हें मारने की सोच भी नहीं सकता। जो सुनके किन्मू कहता है, कि आपने ये नहीं कहा था कि आपके पास कुछ ही समय बचा है, तो भला आप मुझे कैसे प्रोटेक्ट करोगे। तो एंसेस्टर कहते हैं, तुम्हें बहुत जल्दी ताकतवर होना होगा, साथ ही साथ तुम्हें अपने लोगों का दिल जीतना होगा। अगर तुम ऐसा कर लोगे तो कोई भी तुम्हें मारने के बारे में सोचेगा तक नहीं, लेकिन हाँ, इसके लिए तुम्हें खुद को बहुत ज्यादा पुश करना होगा, क्योंकि वैसे भी अब ये वो दौर नहीं रहा जहाँ पे तुम बस 1-2 एंसेस्ट्रल टेक्निक का यूज करके जमाने को डोमिनेट कर सको। तुम्हें अब जमाने को डोमिनेट करने
करने के लिए मल्टीपल यूनिक टेक्निक्स को सीखना होगा। जो कहने के बाद एंसेस्टर यहाँ से चले जाते हैं। अब दूसरी तरफ एंसेस्टर के साथी एल्डर बताते हैं कि आपसे सेक्रेड लेडी मिलना चाहती है, तो वो जवाब देते हैं कि अभी वो उससे नहीं मिल सकते, उन्हें असेंशन सेरेमनी के लिए बहुत कुछ प्रिपेयर करना है। जो बात यहाँ जैसे ही सेक्रेड लेडी को पता चलती है तो वो जाते हुए कहने लगती है, अगर सेक्रेड लेडी न्यू लीडर से ज्यादा कैपेबल हुई तो क्या लीडर पोजीशन उसे नहीं मिलना चाहिए। सेक्रेड लेडी और कोई नहीं सियुन थी, जो अब यहाँ लीडर पोजीशन को हासिल करने के लिए खुद को साबित करने के वास्ते किन्मू से यकीनन कम्पीट करेगी। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर किन्मू पे आया, जो फ्री टाइम में डांस हॉल के अंदर लोगों का चेकअप कर रहा था। उतने में ही किन्मू के पास एक सोल्जर अपने घायल साथी को लेके आया, इस उम्मीद में कि किन्मू उसके साथी को बचा लेगा। लेकिन किन्मू इस सोल्जर को बचा नहीं पाता, क्योंकि ये सोल्जर बारबेरियन नेशन के इंसेक्ट से हिट होकर पहले ही मारा जा चुका है। तभी किन्मू इस सोल्जर को एक दवाई लिख के देता है, जिसका यूज करके फ्यूचर में बारबेरियन नेशन के इंसेक्ट से घायल हुए सोल्जर को वक्त पे ही ठीक किया जा सकता है। इस प्रिस्क्रिप्शन को लेने के बाद ये सोल्जर किन्मू के सामने झुक गया और किन्मू का शुक्रिया अदा करने लगा। तो किन्मू उसे ऐसा ना करने को बोलता है, क्योंकि डॉक्टर्स का काम ही होता है लोगों को बचाना। तभी यहाँ पे प्रिंसेस लिंगशुई की एंट्री हुई, जिसको देख के किन्मू कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मुझे नहीं लगता कि तुम बीमार हो, तुम तो बिल्कुल ठीक हो। जिसपे लिंगशुई कहती है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मेरी ग्रैंडमा काफी सालों से बीमार है, जिनको कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं यहाँ पे तुमसे मदद मांगने आई हूँ। जो सुनके किन्मू लिंगशुई की ग्रैंडमा को चेकअप करने के लिए उसके साथ रॉयल पैलेस आ गया, जहाँ पे किन्मू को देखने को मिला कि इंपीरियल फिजिशियंस उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। तो लिंगशुई की ग्रैंडमा कहने लगी, किन्मू को इंपीरियल फिजिशियन शाओ ने भी अंडर एस्टिमेट किया था, जिसके बाद वो मारा गया। अब ग्रैंडमा किन्मू से कहने लगी, ये सभी फिजिशियंस इंपीरियल एकेडमी के टीचर्स है, जो तुम्हें मेडिकल की टीचिंग देंगे, इसलिए इन्हें बताओ कि तुम कितने कैपेबल हो। जो सुनके किन्मू यहाँ लिंगशुई की ग्रैंडमा का ब्लड टेस्ट करता है, तो उसे पता चलता है कि ग्रैंडमा को तो पॉइजन दिया गया है, जिस पॉइजन को 1000 फोल्ड वेनम के नाम से जाना जाता है। जो सुनके तो इंपीरियल फिजिशियंस काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। तभी किन्मू बताता है कि ये पॉइजन पूरे 1023 सब्सटेंस को कैरी करता है, जिसको अगर सही तरीके से ठीक ना किया जाए तो गलत तरीका बस पॉइजन को और ज्यादा ताकतवर बनाता जाता है। जो सुनके ग्रैंडमा किन्मू से पूछती है कि आखिर तुमने अल्केमी कहाँ से सीखी, तो किन्मू बताता है कि उसने ये अपने एक फैमिली मेंबर से सीखा है, जो अभी डाजू कॉन्टिनेंट में है। तभी यहाँ इंपीरियल फिजिशियंस को याद आया कि 1000 फोल्ड वेनम तो जेड फेस पॉइजन किंग ने बनाया है, इसलिए अब वो तुरंत ही यहाँ पे लिंगशुई की ग्रैंडमा से माफी मांगने लगे और कहने लगे, ये पॉइजन पॉइजन किंग ने बनाया था, इसलिए हम इसे ठीक नहीं कर पाए और हमारा इलाज आपको और ज्यादा कमजोर करता गया। अब फिजिशियंस की बात सुनने के बाद किन्मू सोचने लगा कि ये पॉइजन तो ग्रैंडपा मार्क्स के पास उसने देखा था, तो आखिर ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ये जेड फेस पॉइजन किंग ने बनाया है। तभी ग्रैंडमा पॉइजन किंग कहाँ पे है पूछने लगी, तो लिंगशुई बताने लगती है कि पॉइजन किंग के डिसाइपल्स में से एक डिसाइपल ने पॉइजन किंग का असली चेहरा रिवील कर दिया था, जिस वजह से दुश्मन पॉइजन किंग के पीछे पड़ गए थे। तो इसलिए पॉइजन किंग 200 सालों पहले ही अपने चेहरे पे स्कार लगा के कहीं गायब हो गया। लेकिन जब मैं डाजू कॉन्टिनेंट गई थी तो मैंने पॉइजन किंग को वहाँ पे देखा था, जिसके चेहरे पे मार्क्स लगा हुआ है। इन लोगों की बात सुन के किन्मू सोचने लगा कि कहीं ये लोग ग्रैंडपा मार्क्स की तो बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो भी तो मार्क्स लगा के रहते हैं, जिनका असली चेहरा तो खुद मैंने भी नहीं देखा। अब तभी ग्रैंडमा किन्मू से पूछने लगी, क्या तुम इस पॉइजन को ठीक कर सकते हो। जो सुनके किन्मू सोचने लगा कि 1000 फोल्ड वेनम ग्रैंडपा मार्क्स ने बनाया है, तो क्या ग्रैंडपा मार्क्स ने लिंगशुई की ग्रैंडमा को पॉइजन दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ग्रैंडपा मार्क्स योर मैजेस्टी को पॉइजन नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो पूरे 200 सालों से डाजू कॉन्टिनेंट से बाहर ही नहीं आए हैं। जो सब सोचने के बाद किन्मू यहाँ पे लिंगशुई की ग्रैंडमा का इलाज करने के लिए रेडी हो चुका, जिसके लिए वो यहाँ पे पूरे 1023 मेड्स और 1023 वुडन बोर्ड्स को लाने को बोलता है, और इन बोर्ड्स का एक हिस्सा ब्लैक और दूसरा हिस्सा व्हाइट होना चाहिए। साथ ही साथ किन्मू ने 1023 पॉइजन ईटिंग टोड्स को भी लाने को कहा। किन्मू ने यहाँ पे जिन भी चीजों का बंदोबस्त करने बोला था, इंपीरियल पैलेस वाले उन सभी चीजों का बंदोबस्त कर लेते हैं। जिसके बाद किन्मू 1023 मेड्स को ब्लैक एंड व्हाइट बोर्ड पकड़ाते हुए इधर उधर करने लगा। दरअसल किन्मू यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यूज कर रहा है, ताकि 1000 फोल्ड वेनम के कोर को किन्मू ढूंढ सके। एक मर्तबा अगर कोर पॉइजन मिल गया तो पॉइजन को भी क्योर करना आसान हो जाएगा। किन्मू को यहाँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यूज करता हुआ देख इंपीरियल फिजिशियंस काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे, क्योंकि आज से पहले इन लोगों ने पॉइजन को क्योर करने का ऐसा तरीका नहीं देखा था। अब यहाँ पे काफी देर तक कैलकुलेशन करने के बाद किन्मू पॉइजन के कोर को ढूंढ लेता है, जिसके बाद किन्मू पॉइजन को ग्रैंडमा की बॉडी से एक्सपेल करने के लिए पिल रिफाइन करने लगा। लेकिन किन्मू पिल रिफाइन करने के लिए किसी भी कुलड्रोन का यूज नहीं कर रहा था, वो यहाँ पे अपने हाथों में ही पिल रिफाइन कर रहा है। इस टेक्निक को ड्रैगन टाइगर रिफाइनिंग टेक्निक कहा जाता है, जिसको देखने के बाद इंपीरियल फिजिशियंस काफी ज्यादा चौंके हुए थे, क्योंकि ये टेक्निक 200 साल पहले ही गायब हो चुकी थी। इन लोगों को इतना हैरान होता हुआ देख किन्मू कहता है कि वो इस टेक्निक को बाद में इंपीरियल फिजिशियंस को भी सिखा सकता
दिखता है। अब ये सुन के तो इंपीरियल फिजिशियंस के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जो देख के किन्नू सोच रहा था कि ये तो बस एक मामूली सी टेक्निक है, पता नहीं ये लोग इतना खुश क्यों हो रहे हैं। यहाँ इस बीच किन्नू ने पिल रिफाइन करके ग्रैंडमा को खिलाने दे दिया था। ग्रैंडमा जैसे ही पिल को खाती है वैसे ही उनकी बॉडी से सभी के सभी पॉइजनस इंसेक्ट्स बाहर आने लगे, जिसे पॉइजन ईटिंग टोड्स फौरन ही खा जा रहे थे। यहाँ कुछ ही देर में पॉइजन ईटिंग टोड्स ने सभी इंसेक्ट्स को खा लिया था, जिस वजह से ग्रैंडमा की हालत सुधरने लगी। जो देख के लिंगशुई बहुत खुश होती है। तभी किन्नू को पता चला कि कोई इन लोगों पे इंसेक्ट के जरिए नजर रखे हुए है। अब इसी के साथ रात के वक्त टहलते हुए लिंगशुई की ग्रैंडमा किन्नू से कह रही थी कि आज उसने उन्हें पॉइजन से क्योर करके उनपे एक एहसान किया है। साथ ही साथ किन्नू उन्हें पॉइजन किंग की भी याद दिलाता है। पॉइजन किंग से उन्होंने उनके हस्बैंड के गुजर जाने के बाद कई मर्तबा मुलाकात की थी, लेकिन उन्हें ये बात बाद में पता चली कि जिसे वो कॉन्टिनेंट का सबसे हैंडसम मैन समझ रहे थे वो तो पॉइजन किंग निकला। जब पॉइजन किंग की रियल आइडेंटिटी उन्हीं के डिसाइपल फू यानकिंग ने रिवील कर दी थी, तब उसे ये कॉन्टिनेंट छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि उसने 200 साल पहले सभी सेक्ट्स के मास्टर्स को पॉइजन दे दिया था। जो सभी के सभी लोग बदला लेने के लिए पॉइजन किंग के पीछे पड़ गए। तो एक मर्तबा मैंने पॉइजन किंग की हेल्प करना चाहिए, लेकिन उस वक्त मेरी ही तरह और भी काफी सारी औरतें पॉइजन किंग की हेल्प करने के लिए तैयार थी, मगर कोई भी पॉइजन किंग की हेल्प ना कर सका। इवन कि मैं उन सभी औरतों को उस वक्त आउटशाइन करती थी, लेकिन मैं भी पॉइजन किंग की हेल्प नहीं कर पाई। जो सुनकर किन्नू सोचने लगा कि ग्रैंडपा मार्क्स तो अपनी जवानी के वक्त औरतों के बीच बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। इनफैक्ट फ्लेम नेशन के एम्परर की मदर भी ग्रैंडपा मार्क्स के लिए फीलिंग्स रखती है। सच में ग्रैंडपा मार्क्स ने अपने मार्क्स के पीछे एक हसीन चेहरा छुपा रखा है। तभी लिंगशुई की ग्रैंडमा कहने लगी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जिसे पसंद करती हूँ मैं उसी के बनाए हुए पॉइजन से डेकेड्स तक सफर करूंगी। तो किन्नू कहने लगा कि आपको सच में लगता है कि आपको पॉइजन किंग ने ही पॉइजन दिया था? जिसपे लिंगशुई की ग्रैंडमा कहती है, नहीं, मुझे इस पे जरा भी यकीन नहीं। ये काम तो पॉइजन किंग के डिसाइपल फू यानकिंग का है, जिसे यंग पॉइजन किंग भी कहा जाता है। मैंने सुना है कि अभी वो इंपीरियल एडवाइजर के लिए काम करता है, तो यकीनन इंपीरियल एडवाइजर के कहने पे ही उसने मुझे पॉइजन दिया होगा। उनके ये कहते ही हम यहाँ पे फू यानकिंग को देखते हैं, जो इंपीरियल एडवाइजर को बता रहा था कि शायद से उसके मास्टर का नया डिसाइपल अपीयर हो चुका है, जिसने एम्परर की मदर को ठीक कर दिया। तो अब क्या फू यानकिंग को एम्परर की मदर को कोई और पॉइजन देना चाहिए? जिसपे घायल इंपीरियल एडवाइजर कहता है, नहीं, हमारा मकसद एम्परर की मदर को मारना नहीं है। हम जो चाहते थे वो पहले ही हमने अचीव कर लिया है, इसलिए अब वो हमारे लिए कोई खतरा नहीं। पहले मैंने उन्हें पॉइजन इसलिए दिया था क्योंकि वो अपने बेटे के थ्रोन को बचाने के लिए रिफॉर्म के खिलाफ थी, लेकिन अब पूरे इंपीरियल कोर्ट में मेरा ही इन्फ्लुएंस है, इसलिए कोई भी अब रिफॉर्म के खिलाफ नहीं जाएगा। इंपीरियल एडवाइजर के इसी बात के साथ इधर लिंगशुई की ग्रैंडमा किन्नू को बता रही थी कि वो इंपीरियल एडवाइजर के कुछ फैसलों से राजी नहीं थी, जिस वजह से उसने मुझे पॉइजन देके मरवाना चाहा। तो किन्नू पूछता है, अगर ऐसा है तो ये बात आपने एम्परर को क्यों नहीं बताया? तो लिंगशुई की ग्रैंडमा कहती है, एम्परर को सब कुछ पहले से ही पता है, लेकिन रिफॉर्म के लिए वो यहाँ पे खामोश है। मगर अब जब मैं रिफॉर्म के लिए कोई भी खतरा नहीं हूँ तो एम्परर ने मुझे पॉइजन को क्योर करने के लिए तुम्हें यहाँ पे रहने की इजाजत दी। जो सुनकर किन्नू को कुछ भी समझ नहीं आता। तो लिंगशुई की ग्रैंडमा बताती है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम आउटकास्टर होने के बावजूद भी एम्परर ने बस लिंगशुई के कहने पे तुम्हें यहाँ पे रहने की इजाजत क्यों दी? एम्परर ने बस तुम्हें यहाँ पे मुझे ठीक करने के लिए रखा है। जो कहने के बाद वो किन्नू से पूछने लगी, तुम्हें पॉइजन किंग के पॉइजन का नॉलेज है, यकीनन वो तुम्हारा मास्टर होगा, तो आखिर वो इन दिनों कैसा कर रहा है? जिसपे किन्नू कहता है, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, पॉइजन किंग बिल्कुल ठीक है। जो सुनकर अब वो किन्नू को फू यानकिंग से सावधान रहने का बोल के आराम करने को बोलती है। जिसके बाद यहाँ फू यानकिंग इंपीरियल एडवाइजर के जख्मों पे मलहम लगाते हुए कहने लगा कि तुम यहाँ पे बस पूरी तरह से हील होने का इंतजार करो। तो इंपीरियल एडवाइजर फू यानकिंग को यहाँ पे संभल के रहने को बोलता है, क्योंकि एम्परर की मदर को उसने ही पॉइजन दिया है। तो फू यानकिंग गुस्सा होते हुए कहने लगा, मैंने तुम्हारे कहने पे एम्परर की मदर को पॉइजन दिया था, इसलिए अगर उसे किसी से बदला लेना होगा तो वो मैं नहीं तुम होगे। तो इंपीरियल एडवाइजर कहता है, हाँ, माना कि तुम इस मामले में निर्दोष हो, लेकिन तुमने पॉइजन किंग के साथ जो किया था उसका तो यकीनन वो तुमसे बदला लेना चाहेगी, और वो जो तुम्हारा जूनियर है उसे एम्परर ने अपना पर्सनल स्टूडेंट बना लिया है, इसलिए अगर तुम उसके साथ कुछ भी गड़बड़ करने की ट्राई करोगे तो यकीनन एम्परर भी इसमें बीच में आएगा। जो सुनके तो फू यानकिंग यहाँ पे बस अपने दांत को मिसते रह जाता है। इसी के साथ यहाँ इंपीरियल एकेडमी में डिसाइपल्स हंगवन हॉल सॉर्ड लेक्चर को अटेंड करने आ चुके, जहाँ पे किन्नू को पता चला कि हंगवन हॉल का टीचर तो सॉर्ड हॉल का मास्टर जियान शेंग है, और इसने आते ही डिसाइपल्स पे अपने सॉर्ड इंटेंट से हमला करना शुरू कर दिया था, जिसको बस किन्नू और कुछ डिसाइपल्स ही अच्छी तरह से डॉज कर पाते हैं। अब यहाँ सॉर्ड मास्टर डिसाइपल्स को हंगवन जलम के बारे में बताने लगता है। वो कहता है, हंगवन जलम का मतलब होता है स्वॉर्डमैनशिप के जरिए इनलाइटमेंट को हासिल करना, और ऐसा बस पूरी दुनिया में एक ही बंदा कर पाया है, जिसे लोग स्वॉर्ड सेंट हंगवन के नाम से जानते हैं। जो सुनके किन्नू यहाँ मुस्कुराने लगता है, क्योंकि स्वॉर्ड सेंट हंगवन और कोई नहीं किन्नू के ग्रैंडपा विलेज चीफ थे। अब स्वॉर्ड मास्टर जियानशेंग यहाँ सभी डिसाइपल से कहता है कि अगर तुम लोगों को हंगवन जलम को अचीव करना है तो उसके लिए तुम्हें अपने फाउंडेशन को सॉलिड करना होगा, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब तुम अपने बेसिक्स को अच्छी तरह से मास्टर कर लोगे। जो सुनके सभी डिसाइपल्स कहने लगे कि हम लोगों ने तो पहले ही बेसिक्स को सीख लिया है, तो फिर हमें दोबारा से बेसिक्स को सीखने की क्या जरूरत? जिसपे स्वॉर्ड मास्टर बताता है कि एक बार वो ऐसे बच्चे से मिले थे जो स्पिरिट एम्ब्रियो रियलम पे था।
जब मैंने अपना लेवल स्पिरिट एम्प्योर रिलम पे सप्रेस करके उससे फाइट किया था तो उसने मुझे बस एक बेसिक मूव से ही हरा दिया था, जो सुनके तो डिसाइपल्स को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। लेकिन स्वॉर्ड मास्टर के कहने की वजह से ये डिसाइपल्स यहाँ पे दोबारा से अपने बेसिक्स पे काम करने लगे, तो किन्मू भी यहाँ पे बेसिक्स को परफॉर्म करने लग जाता है। लेकिन तभी स्वॉर्ड मास्टर किन्मू को अपने साथ साइड में लेके आ चुके, जहाँ वो किन्मू से पूछ रहे थे कि यंग लीडर मैंने डिसाइपल्स को अच्छी तरह से टीच किया या फिर नहीं। तो किन्मू कहता है तुमने पिछली मर्तबा से बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया है, मगर अभी भी बस तुम सिर्फ स्वॉर्ड पर ही फोकस कर रहे हो, जबकि तुम स्ट्रेंथ को इग्नोर मार रहे हो। जो सुनके स्वॉर्ड मास्टर किन्मू से गाइडेंस मांगने लगा। इसी के साथ लेक्चर खत्म होने के बाद हम इन रईसजादों को देखते हैं जो कि किन्मू का कुछ करने का प्लान कर रहे थे, क्योंकि किन्मू को अकेडमी में आए हुए एक दिन नहीं हुआ, लेकिन अभी से ही वो यहाँ पे सारा स्पॉटलाइट अपनी तरफ खींच रहा है। इवन की स्वॉर्ड मास्टर भी किन्मू को प्राइवेट लेक्चर दे रहे हैं। तो इसीलिए अब ये सभी दोबारा से स्कॉलर रेसिडेंस में किन्मू से लड़ने आ गए। तो हुवलिंगर कहने लगी ये दोबारा यहाँ पे मार खाने आ चुके हैं। अब अंदर आने के बाद इन लोगों ने किन्मू को चारों ओर से घेर लिया, इस उम्मीद में कि वो सभी मिलकर किन्मू को सबक सिखाएंगे। लेकिन किन्मू दोबारा से इन डिसाइपल्स की कुटाई कर देता है, जिसके बाद हुवलिंगर डिसाइपल्स के ट्रेजर्स को लूटने लग चुकी और कहने लगी अगर तुम लोगों को अपने अपने ट्रेजर्स वापस चाहिए तो बाद में आके इसकी कीमत अदा करके ले जाना। जो कहने के बाद वो यहाँ पे किन्मू के साथ तियानलू टावर की ओर जाने लगी। लेकिन ये डिसाइपल कहता है कि बहुत ही जल्द स्कॉलर रेसिडेंस के तीनों सीनियर्स वापस आने वाले हैं, इसलिए वो सीनियर्स तुमसे इसका हिसाब जरूर लेंगे। यहाँ जाते वक्त किन्मू को तीनों सीनियर डिसाइपल्स में से एक डिसाइपल दिखता है, जिसके बॉडी से किलिंग इंटेंट रिलीज हो रहा था। तो किन्मू सोचने लगा कि शायद से ये बंदा यहाँ पे किसी जंग से लौटा है। जिसके बाद किन्मू और ये डिसाइपल एक दूसरे को ग्रीट करते हुए आगे बढ़ गए, लेकिन सीनियर डिसाइपल दोबारा से किन्मू को मुड़ के देखने लग चुका। इसी के साथ ये सीन शिफ्ट होकर तियानलू टावर पे आया, जहाँ पे किन्मू स्वॉर्ड मास्टर के साथ मिलकर टावर को एक्सप्लोर कर रहा था और किन्मू को यहाँ पे अलग अलग नेशन और सेक्ट्स के टेक्निक्स दिखते हैं। दरअसल तियानलू टावर एक लाइब्रेरी की तरह है, जिसके अंदर 3 फ्लोर्स है। पहला फ्लोर तो हर एक बंदे के लिए अवेलेबल है, मगर जो दूसरा फ्लोर है उसमें बस 6 डायरेक्शन रियलम के कल्टीवेटर्स ही जा सकते हैं, और तीसरे फ्लोर पे तो बस लिमिटेड लोगों को ही जाना अलाउड है, जैसे कि रॉयल फैमिली और कुछ हाई ऑफिशियल्स। ऐसा इसलिए क्योंकि 3rd फ्लोर पे एस्ट्रोनोलॉजी, जियोग्राफी और हिस्ट्री के बारे में बहुत ही कीमती इन्फॉर्मेशन है, और ये सभी इन्फॉर्मेशन उन सभी ताकतवर फैक्शंस के हैं जिन्हें इंपीरियल एडवाइजर ने खत्म किया है। 3rd फ्लोर के इन्फॉर्मेशन को पीस के वक्त फ्यूचर में सभी लोगों के लिए अवेलेबल कर दिया जाएगा। यहाँ किन्मू को पता चला कि टावर को बनाने के पीछे एंसेस्टर का भी हाथ है। टावर के 2nd फ्लोर को किन्मू पे ग्रैंडपा डीव की पेंटिंग्स दिखाई देती है, जिसे इंपीरियल एडवाइजर ने उस वक्त कलेक्ट किया था जब वो ग्रैंडपा डीव के टियानटू नेशन गए थे। इन सभी इन्फॉर्मेशन को किन्मू पढ़ने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था, जिसकी शुरुआत किन्मू 1st फ्लोर से करने जा रहा है। यहाँ इंपीरियल एकेडमी के डिसाइपल्स इन लोगों का मजाक उड़ा रहे थे कि ये लोग एक आउटकास्टर से एक नहीं 2 बार हार चुके हैं। अब ये बंदा अपने सीनियर से किन्मू को हराने में हेल्प मांगने लगा। तो सीनियर डिसाइपल कहता है किन्मू कोई मामूली बंदा नहीं, उसने तुम लोगों को 2 बार हराया है। ऊपर से जब मैं ट्रेनिंग से लौटा था तब मेरी बॉडी पे कुछ किलिंग इंटेंट अभी भी बाकी था, लेकिन जैसे ही किन्मू ने ये नोटिस किया वैसे ही वो अटैक और डिफेंस करने के लिए तैयार हो गया। उसके हर एक स्टेप पे वाइटल एनर्जी फ्लो कर रही थी, जिस वजह से हम दोनों के बीच एक साइलेंस क्लैश हुआ। और इस तरह के क्लैश को सिर्फ हाई लेवल के कल्टीवेटर्स के बीच में ही देखा जाता है, क्योंकि इसी तरह का क्लैश मैंने मास्टर बाशान और टियानकी सेक्ट के मास्टर के बीच में देखा था। जो सब बताते हुए सीनियर कहने लगा कि तुम लोगों के लिए ये चीज नहीं है, क्योंकि तुम लोग बाहर ट्रेनिंग करने नहीं जाते। उतने में ये बंदा बताने लगा सीनियर किन्मू कहता है कि वो 5 एलिमेंट रियलम पे इनविंसिबल है, मतलब कि वो आपकी भी इज्जत नहीं करता। दरअसल सीनियर शन को अकेडमी में 5 एलिमेंट रियलम का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर कहा जाता है, लेकिन यहाँ तो किन्मू भी खुद को सबसे पावरफुल बता रहा है। उतने में इस जगह पे 2nd सीनियर की एंट्री हुई, जो अभी अभी ही ट्रेनिंग से वापस लौटी है, और इस मर्तबा इसने एक वुल्फ स्लेव को भी टेम किया है। अब ये बंदी सीनियर शन से कहने लगी कि आपको अपने सीनियर का टाइटल मुझे देना होगा, जो अभी उसका ये कहना ही था कि तभी सीनियर शन अपने किलिंग इंटेंट से वुल्फ स्लेव को थोड़ा सा सप्रेस कर देता है। यहाँ का माहौल बिगड़ने से पहले इस जगह पे तीसरा सीनियर डिसाइपल भी आ गया, जो एक ज़ेन मास्टर की तरह बिहेव करते हुए कह रहा था कि आप दोनों सीनियर्स को एक टाइटल के लिए नहीं लड़ना चाहिए, टाइटल वगैरह तो बस मुंह माया है, आप लोगों ने बुद्धा के पाथ को फॉलो करना चाहिए। जो अभी इस बंदे का कहना ही था कि तभी ये बंदी कहने लगी तुम कोई ज़ेन मास्टर नहीं हो, इसलिए ज़ेन मास्टर की तरह प्रिटेंड करना बंद करो। जो सुन के ये बंदा यहाँ पे 2nd सीनियर को खामोश रहने का इशारा कर रहा था। तभी सीनियर शन कहने लगा मैं जानता हूँ कि तुम लोगों को मेरे टाइटल में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए अगर तुम लोगों ने किन्मू को हरा दिया तो मैं खुशी खुशी अपना टाइटल तुम्हें दे दूंगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मैंने तुम लोगों से खुद फाइट किया तो फिर मेरे किलिंग इंटेंट की वजह से तुम लोग घायल हो जाओगे। जो सुनते ही दोनों सीनियर डिसाइपल्स तुरंत ही किन्मू को चैलेंज करने जाने लगे। यहाँ ये सब वेयोंग भी छुप के देख रहा था, इसलिए अब वो तुरंत ही इस बारे में किन्मू को बताना चाहता है। लेकिन किन्मू तो इन सब चीजों से अनजान तियानलू टावर में बुक्स को रीड कर रहा है, जहाँ पे उसे दीवार पे एक कल्टीवेशन टेक्निक ड्रॉ किया हुआ दिखाई दिया, जो बिल्कुल डाजू कॉन्टिनेंट के डीमन पैलेस के दीवारों पे ड्रॉ किए हुए टेक्निक जैसा था। लेकिन इसे प्रैक्टिस करने के लिए किन्मू को 6 डायरेक्शन रियलम पे ब्रेक थ्रू करना होगा। तो इसीलिए किन्मू
किन्मू इसे नोट कर लेता है, जिसके बाद उसके मन में ख्याल आया कि उसने जो डीमन पैलेस के दीवारों पे ड्रॉ किए हुए टेक्निक को देखा था वो इनकम्प्लीट था, लेकिन क्या पता इस टावर में जिसने ये ड्रॉ किया होगा उसके पास ये पूरी कंप्लीट टेक्निक होगी। इसीलिए इस बारे में किन्मू स्वॉर्ड मास्टर जियानशंग से बाद में पूछने का फैसला करता है। अब किन्मू स्कॉलर रेसिडेंस वापस आ चुका, जहाँ वेयोंग ने किन्मू को सारी चीजें बता दी कि कैसे दोनों सीनियर्स टाइटल के लिए किन्मू से फाइट करने वाले हैं। तभी सीनियर यून अचानक से यहाँ पे आ गया, जिसे देखते ही वेयोंग डर जाता है। अब सीनियर यून किन्मू को फाइट के लिए चैलेंज कर चुका, तो किन्मू सीनियर यून के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए उससे फाइट करने लगा, जहाँ पे किन्मू सीनियर यून के सभी अटैक्स को काउंटर कर ले रहा था। इवन कि किन्मू अपने हमलों को सक्सेसफुली सीनियर यून पे लॉन्च भी कर पा रहा था, लेकिन सीनियर यून अपने पावरफुल हमलों को किन्मू पे सक्सेसफुली लॉन्च नहीं कर पा रहा है। अब इसी तरह से कुछ देर फाइट करने के बाद एक मौका ऐसा आया कि सीनियर यून किन्मू के ऊपर एक पावरफुल अटैक करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही किन्मू ने सीनियर यून को ढेर कर दिया। तो अब यहाँ पे हुओलिंगर सीनियर यून के पास ट्रेजर्स को तलाश करने लगी, लेकिन उसे सीनियर यून के पास कोई भी ट्रेजर नहीं मिलता, इसलिए वो सीनियर यून के कपड़े ही गायब कर देती है। तभी यहाँ पे वेयोंग किन्मू को सीनियर सिस्टर से सावधान करने आ गया। उतने में ही हम सीनियर सिस्टर यूवी को देखते हैं, जो इतनी आसानी से सीनियर यून को हारा हुआ देख किन्मू से इम्प्रेस हो चुकी थी। साथ ही साथ वो यहाँ पे जानती थी कि किन्मू ने अपनी पूरी ताकत का यूज नहीं किया है। इस वजह से किन्मू की रियल स्ट्रेंथ रिवील करने के लिए सीनियर सिस्टर का स्लेव किन्मू से फाइट करने जाने लगा। वुल्फ स्लेव के अचानक हुए हमले से किन्मू बच जाता है, क्योंकि किन्मू के सेंसेस और रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा फास्ट है। अब किन्मू वुल्फ स्लेव से फाइट करते हुए उसके बारे में बता रहा था कि इसकी स्पिरिट बॉडी अजूर ड्रैगन ब्लड लाइन से रिलेटेड है, जिसे अजूर वुल्फ स्पिरिट बॉडी भी कहा जाता है। यकीनन ये बंदा सीनियर सिस्टर यूवी का स्लेव होगा, जो कहते कहते न सिर्फ किन्मू स्लेव के अटैक को डॉज कर रहा था, बल्कि उसके ऊपर काउंटर अटैक भी कर रहा था। ये सब किन्मू बस ग्रैंडपा ज़ू के डिवाइन लक टेक्निक की मदद से कर पा रहा है। इसलिए अब किन्मू कुछ ही देर में वुल्फ स्लेव को हरा देता है, लेकिन इसमें वुल्फ स्लेव की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, जिसके इलाज के लिए किन्मू ने हुओलिंगर से कह के उसे कुछ पैसे भी दे दिए, और फौरन बाद ही किन्मू सीनियर यूवी के पीछे अपीयर हो गया। जैसे ही सीनियर सिस्टर यूवी को अपने पीछे किन्मू के होने का एहसास हुआ, वैसे ही वो किन्मू से दूर हट गई। साथ ही साथ अब वो क्लाउड ट्रेसेस एंड स्पैरो शैडो टेक्निक का यूज करते हुए किन्मू पे हमला करने की कोशिश कर रही है, लेकिन किन्मू को इस टेक्निक के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए वो सीनियर सिस्टर यूवी से फाइट बैक करने लगा, जहाँ ये दोनों फाइट करते हुए पूरे अकेडमी में तोड़फोड़ मचा रहे थे। लेकिन किन्मू ने बस एक अटैक करना था, फिर सीनियर यूवी का पूरा खेल खत्म। तो इसीलिए किन्मू एक जोरदार अटैक करते हुए सीनियर को बहुत ही भयंकर तरीके से हरा देता है, जो देख के तो किसी को भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। और अब यहाँ किन्मू बताता है कि सीनियर यूवी बस अपने फुटवर्क पे ध्यान दे रही थी, जबकि क्लाउड ट्रेसेस एंड शैडो स्पैरो टेक्निक में हमें अपने हार्ट को भी शांत रखना पड़ता है। यहाँ सीनियर शन कह रहा था कि मैंने किन्मू की सभी टेक्निक्स को अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया है, इसलिए मुझे पता चला है कि किन्मू के टेक्निक्स में कोई भी खामी नहीं, लेकिन एक चीज है जहाँ पे किन्मू लैग कर रहा है। जो सुनकर सीनियर यून सीनियर शन से पूछने लगा कि आखिर किन्मू की वो कमजोरी क्या है। किन्मू की कमजोरी मालूम होने से पहले ही यहाँ पे डाउ सेट का एल्डर डाउ सेट के जीनियस डिसाइपल के साथ आ जाता है, और डाउ सेट के एल्डर ने तुरंत ही अकेडमी के गेट को ब्लॉक कर दिया था, जो देख के डिसाइपल्स को कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि डाउ सेट तो राइचियस पाथ को फॉलो करता है, जो कि कभी भी किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं करता। तभी यहाँ पे लिंगशुई भी आ गई, जो कह रही थी कि आखिर किसकी हिम्मत हुई अकेडमी पे हमला करने की। तो किन्मू लिंगशुई को यहाँ देख सरप्राइज होते हुए कहने लगा कि गोलू मोलू प्रिंसेस, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। गोलू मोलू सुन के तो लिंगशुई गुस्सा हो जाती है, तो किन्मू तुरंत ही अपने टोन को चेंज करते हुए कहने लगा, मेरा मतलब लिंगशुई तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जिसपे लिंगशुई कहने लगती है, मैं इंपीरियल एकेडमी के रॉयल रेसिडेंस की डिसाइपल हूँ, तो मुझे ये तो देखने आना ही था कि कौन है जो एकेडमी को ऑफेंड करना चाहता है। अब उसे अपने सामने डाउ सेट का एल्डर डान और उसका डिसाइपल लिंगशुआन दिखाई दिया, जिसको देख के लिंगशुई समझ चुकी थी कि मामला जरूर गंभीर है। अगर इंपीरियल एकेडमी इस मामले को संभाल नहीं पाया तो डाउ सेक्ट भी हो सकता है रेबेलियन सेक्ट बन जाए, जिसके बाद नेशन के सामने एक और बड़ा दुश्मन खड़ा होगा। तभी ग्रैंड प्रिसेप्टर मतलब एंसेस्टर यहाँ पे आते हुए एल्डर डान के सील फॉर्मेशन को ब्रेक कर देते हैं, और अब वो कहने लगे डाउ सेट कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करता, तो आखिर इन सब का मतलब क्या है। जिसपे एल्डर डान एंसेस्टर को ग्रीट करते हुए कहने लगे कि हमने सुना है कि इंपीरियल एडवाइजर सभी सेक्टों को एकेडमी से रिप्लेस करना चाहता है, तो मैं यहाँ पे अपने डिसाइपल लिंगशुआन के साथ इंपीरियल एकेडमी के डिसाइपल्स का टेस्ट लेना चाहता हूँ। अगर इंपीरियल एकेडमी का कोई भी डिसाइपल 3 दिन के अंदर मेरे डिसाइपल लिंगशुआन को हरा देता है तो हम यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे, साथ ही साथ हम रिफॉर्म के बीच में भी नहीं आएंगे। लेकिन अगर कोई भी मेरे डिसाइपल को हरा नहीं पाता तो इसका एक ही मतलब होगा कि रिफॉर्म वगैरह सब बेकार है, इसलिए तब रिफॉर्म को बंद करना होगा। लेकिन अगर नेशन का एम्परर या इंपीरियल एडवाइजर फिर भी इसे जारी रखते हैं तो मजबूरन हमें नेशन के रूलर को बदलना होगा। जो सुनते साथ ही सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। या लिंगशुई को तो एल्डर डान पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि रूलर को बदलना मतलब कि उसके फादर को गद्दी से हटाना। उतने में ही एंसेस्टर इंपीरियल एकेडमी के सभी डिसाइपल से कहते हैं, एकेडमी में जो भी डिसाइपल मौजूद है, फिर चाहे वो किसी भी लेवल पे क्यों ना हो, वो अब लिंगशुआन से फाइट करेगा। जो सुनते ही काफी सारे डिसाइपल्स ने लिंगशुआन को चैलेंज करते हुए उसे हराना चाहा, लेकिन लिंगशुआन बिना छुए ही उन सभी डिसाइपल्स को हरा देता है, जिनमें
जिसमें सीनियर यूवी और उसका वुल्फ स्लेव भी शामिल था। उतने में ही सेकंड प्रिंस यहाँ पे आते हुए कहने लगा, जो भी डिसाइपल्स लिंगशुआन के शॉर्ट टेक्निक को समझ नहीं सकते उनका लिंगशुआन से फाइट करके कोई भी मतलब नहीं होगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि ऐसे डिसाइपल्स लिंगशुआन से दूर रहे। सेकंड प्रिंस को देखते ही लिंगशुई उसे ब्रदर कहकर पुकारती है और पूछने लगती है कि लिंगशुआन के पास तो उसका शॉर्ट भी नहीं, तो भला वो शॉर्ट टेक्निक्स कैसे यूज कर पा रहा है। तो सेकंड प्रिंस कहने लगता है लिंगशुआन के हाथ में जो विस्क है वही उसका स्वॉर्ड है और विस्क का एक ही धागा 5 एलिमेंट शियलम के स्कॉलर को हराने के लिए काफी है। सेकंड प्रिंस के ये कहते ही हम इस जगह पर एक बंदे को देखते हैं जो कि 7 स्टार रियलम का कल्टीवेटर था और ये बंदा अभी अभी ही फ्रंट लाइन से लौटा है। दरअसल कुन जियू अजूर ड्रैगन आर्मी में कैप्टन है। कैप्टन कुन जियू को यहाँ पे देखते ही सीनियर शाइन हैरान होते हुए कहने लगा कि ये तो मिस्टिक रेसिडेंस का डिसाइपल है। यहाँ कैप्टन कुन जियू लिंगशुआन को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है, लेकिन उससे पहले उसने अपने लेवल को लिंगशुआन के लेवल पे सील कर लिया था। अब यहाँ कैप्टन कुन जियू 4 मैनिफेस्टेशन फॉर्मेशन का यूज करते हुए लिंगशुआन पे अटैक कर देता है, तो लिंगशुआन भी यहाँ पे अटैक को रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया। बट कैप्टन कुन जियू का अटैक यहाँ पे भारी पड़ता हुआ दिखाई देने लगा, जो देख के तो अकेडमी के डिसाइपल्स खुश होने लगे। यहाँ कैप्टन बता रहा था कि 4 मैनिफेस्टेशन फॉर्मेशन उसने इंपीरियल एडवाइजर से सीखा है। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी लिंगशुआन यिन यांग आई टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से वो कैप्टन की कमजोरी को बहुत ही आसानी से पकड़ते हुए उसे हरा चुका। अब लिंगशुआन कैप्टन कुन जियू से कहने लगा कि इंपीरियल एडवाइजर की शॉर्ट टेक्निक्स वाकई में कमाल की है, लेकिन तुम इंपीरियल एडवाइजर नहीं। इधर कैप्टन को हरा हुआ देख डिसाइपल्स निराश हो चुके। तभी लिंगशुई किन्मू से सवाल करते हुए पूछने लगी कि तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम लिंगशुआन को हरा सकते हो। लिंगशुई के इसी सवाल के साथ यहाँ हम लिंगशुआन को देखते हैं जिसकी नजर किन्मू पे पड़ गई और अब वो किन्मू के बारे में अपने एल्डर को जाके बताने लगा। वो बताता है कि किन्मू के आंखों में 2 एक्स्ट्रा प्यूपल है। तो एल्डर कहते हैं इंपीरियल एडवाइजर ने जो अकेडमी बनाया है यकीनन उसमें कुछ स्किलफुल डिसाइपल्स तो होंगे ही। इधर हम किन्मू को देखते हैं जो कह रहा था कि अगर लिंगशुआन 5 एलिमेंट शियलम पे अपना लेवल सप्रेस करके मुझसे फाइट करे तो उसे हराने में मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर मेरी फाइट लिंगशुआन से 6 डायरेक्शन शियलम पे हुई तो रिजल्ट 50-50 निकलेगा। जो सुन के सीनियर यूवी किन्मू से कहने लगी, मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि तुम 7 स्टार रियलम के कैप्टन कुन जियू से भी ज्यादा ताकतवर हो। जिसपे किन्मू कहता है बेशक मैं सेम लेवल पे इनविंसिबल हूँ। जो सुन के अब सीनियर शन कहने लगा, अगर ऐसा है तो फिर तुम जाके लिंगशुआन से फाइट क्यों नहीं करते। तो किन्मू कहने लगा, मैंने एकेडमी के एक ही लेक्चर को अटेंड किया है, इसलिए अगर मैं लिंगशुआन को हरा भी दूं तब भी ये एकेडमी की ताकत नहीं होगी। वैसे भी मैं तो एक आउटकास्टर हूँ ना, जिसे तुम लोग भगाना चाहते हो, तो आखिर तुम लोग मुझसे ये उम्मीद कैसे रख सकते हो कि मैं तुम्हारी एकेडमी के लिए लड़ूंगा। क्या सच में एकेडमी के पास कोई भी ऐसा बंदा नहीं जो डाविस लिंगशुआन को हरा सके। जो सुनने के बाद अब सेकंड प्रिंस फैसला करता है कि वो लिंगशुआन से फाइट करेगा, ताकि लोगों को पता चल सके कि लिंग फैमिली ने जो थ्रोन को हासिल किया है वो अपनी मेहनत से किया है, ना कि धोखेबाजी से। जो कहने के बाद सेकंड प्रिंस अपने लेवल को सप्रेस करते हुए सीधा लिंगशुआन के सामने आ गया, जहाँ पे एल्डर डान ने सेकंड प्रिंस को पहचान लिया। अब सेकंड प्रिंस लिंग यूशु 9 ड्रैगन इंपीरियल आर्ट को यूज करते हुए लिंगशुआन के ऊपर हमला कर देता है। दरअसल ये ड्रैगन्स मल्टीपल शॉट्स को कैरी किए हुए थे। इंपीरियल आर्ट को देखने के बाद किन्मू इम्प्रेस हो जाता है, तो लिंगशुई कहने लगी, मेरा भाई प्रिंस होने के साथ साथ 5th रैंक का ऑफिशियल भी है, जिसको उसने खुद अपनी मेहनत से बैटल फील्ड में कमाया है, इसलिए मेरा भाई ऑर्डिनरी कैसे हो सकता है। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी लिंगशुआन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए यहाँ पे यिन यांग आई को एक्टिवेट कर चुका, जिस वजह से उसने फौरन ही इंपीरियल आर्ट के फ्लो को देख लिया, जिसके बाद वो अपना काउंटर अटैक करने के लिए तैयार होने लगा। जो किन्मू भी डिवाइन आई टेक्निक से नोटिस कर लेता है, इसलिए किन्मू लिंगशुई से कहने लगा कि तुम्हारा भाई बहुत ही जल्द तुम्हें अपसेट करने वाला है। जो अभी किन्मू का कहना ही था कि तभी लिंगशुआन से सेकंड प्रिंस हार चुका, जिसके बाद वो लिंगशुआन की तारीफ करने लगता है। ये देख के सीनियर शन कहने लगा, सेकंड प्रिंस जो कि रॉयल फैमिली के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है वो भी लिंगशुआन को हरा नहीं पाया, इसलिए पता नहीं लिंगशुआन को कौन हरा पाएगा। जो कहते साथ ही सेकंड प्रिंस के हारने की खबर यहाँ सुपरवाइजर्स को भी पता चल चुकी थी, इसलिए इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब इन लोगों ने क्या करना चाहिए। तभी सुपरवाइजर लिंगयुन कहता है, क्यों ना हम इस बारे में इंपीरियल एडवाइजर को बता दे, क्या पता उनका कोई डिसाइपल लिंगशुआन को हरा सके। अभी सुपरवाइजर का ये कहना ही था कि तभी यहाँ पे मास्टर बाशान की एंट्री हुई, जो गुस्सा होते हुए कह रहे थे, कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया। चलो मान लिया इंपीरियल एडवाइजर का कोई डिसाइपल डाउइस लिंगशुआन को हरा भी देता है, लेकिन उसका क्रेडिट एकेडमी को नहीं पुराने सेक्टों को जाएगा, क्योंकि इंपीरियल एडवाइजर के डिसाइपल्स पुराने तौर तरीके से पले बड़े हुए हैं। ऐसे में डाउस एक्ट भी डेफिनेटली रेबेलियन बन जाएगा, और ऐसा होता है तो जितने भी छोटे बड़े राइचियस पाथ के फॉलोवर सेक्ट से वो सभी रिफॉर्म के खिलाफ हो जाएंगे। तो ज़ेन मास्टर कहने लगा, अगर ऐसा है तो आप ही बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। जो सुन के मास्टर बाशान कहने लगा कि ये तो मुझे तुम लोगों से पूछना चाहिए, जबकि तुम हो कि तुम लोग मुझसे ही उल्टा सवाल कर रहे हो। तुम लोग यहाँ पे दिन भर टियानलू टावर में स्टडी करते रहते हो, इसलिए तुम्हारे पास पहले से इसका कोई तोड़ होना चाहिए। तभी माहौल को शांत करने के लिए एंसेस्टर कहने लगते हैं कि अब हम इंपीरियल एडवाइजर को इनवाइट करेंगे, ताकि वो डिसाइपल्स को कुछ नया सिखा सके। जो सुन के मास्टर बाशान कहने
लगते हैं आपके कहने का ये मतलब है कि अगर इंपीरियल एडवाइजर आके डिसाइपल्स को लेक्चर दे तो कोई ना कोई जीनियस बन ही जाएगा। अगर हमारे पास महीने भर का टाइम होता तो मैं एक मर्तबा इस बात पे यकीन भी कर लेता, लेकिन हमारे पास बस 3 दिन का वक्त है। तो क्या आपको सच में लगता है कि थोड़े समय के लेक्चर से कोई जीनियस पैदा हो जाएगा? जिसपे एंसेस्टर कहते हैं शायद तुम भूल रहे हो कि इंपीरियल एडवाइजर नेशन का नंबर 1 कल्टीवेटर है। एंसेस्टर के ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर यहाँ इंपीरियल एडवाइजर पे आया, जिसे एंसेस्टर का पैगाम मिल चुका था। इसलिए अब वो डिसाइपल्स को लेक्चर देने के लिए तैयार होने लगा। तो फू यानकिंग कहने लगता है कि आप सच में बाहर जाने वाले हो, कहीं ये ना हो कि दुश्मन आप पे दोबारा से हमला कर दे। तो इंपीरियल एडवाइजर कहते हैं मुझे नहीं लगता कि कोई भी कैपिटल के अंदर मुझ पे हमला करने की कोशिश करेगा, इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। और हाँ, अगर मेरे साथ तुम चलना चाहो तो चल सकते हो, इसी बहाने तुम अपने जूनियर से भी मिल लोगे। जो सुन के फू यानकिंग के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। तभी हम यहाँ ड्रैगन टेमिंग सेक्ट के मिस्टीरियस मैन को देखते हैं, जो कह रहा था कि रिफॉर्म की शुरुआत एकेडमी से हो रही है, यकीनन रिफॉर्म का अंत भी एकेडमी से ही होगा। इस बंदे के इस बात का जरूर कुछ मतलब होगा, जो हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चल सकता है। इसी के साथ इधर इंपीरियल एडवाइजर डिसाइपल्स को लेक्चर देने आ चुका, जहाँ पे हम फू यानकिंग को किन्मू को अजीब नजरों से देखते हुए देख सकते हैं। यहाँ किन्मू को इंपीरियल एडवाइजर में कुछ गड़बड़ महसूस हो रहा था, इसलिए वो कहने लगा क्या सच में इंपीरियल एडवाइजर इंजर्ड है? मुझे तो अभी भी यही लगता है कि इंपीरियल एडवाइजर बस घायल होने का नाटक कर रहा है, क्योंकि अगर ये इंजर्ड होता तो यकीनन इसके चेहरे पे डलनेस होती। अब इसी के साथ इंपीरियल एडवाइजर सभी डिसाइपल्स को लेक्चर देने लगा। वो कहने लगता है लोग सोचते हैं कि स्वॉर्डमैनशिप में सिर्फ 14 बेसिक मूव्स है, लेकिन जो ऐसा कहते हैं वो गलती पे है। मैंने 3 और मूव्स को क्रिएट किया है, जिसे मैं ग्रैंड डायरेक्शन ऑफ स्वॉर्डमैनशिप कहता हूँ। इन तीनों मूव्स को सीखने से पहले तुम लोगों को स्वॉर्ड्स के फॉर्म को समझना होगा। स्वॉर्ड सिर्फ मेटल का एक टुकड़ा नहीं होता। अगर हम चाहे तो अपनी आंखों को भी स्वॉर्ड बना सकते हैं। हम चाहे तो वाइटल एनर्जी, लाइट एनर्जी, पानी और हवा को भी स्वॉर्ड में बदल सकते हैं। इवन कि हम स्वॉर्ड्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। हम स्वॉर्ड को जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। हम चाहे तो स्वॉर्ड को बड़ा कर सकते हैं, हम चाहे तो स्वॉर्ड को छोटा कर सकते हैं। स्वॉर्ड पर कोई भी रूल लागू नहीं होता, क्योंकि अगर हम स्वॉर्ड को गिने चुने मूव्स के साथ बांध देंगे तो हम स्वॉर्ड के असली मीनिंग को पहचान नहीं पाएंगे। जो सुन के किन्मू सोचने लगा कि अगर इंपीरियल एडवाइजर सच कह रहे हैं तो मतलब कि फ्यूचर में हम और भी ज्यादा स्वॉर्ड मूव्स क्रिएट कर सकते हैं, जो अभी किन्मू का कहना ही था। कि तभी इंपीरियल एडवाइजर अपने बनाए हुए 3 मूव्स में से फर्स्ट और 15th बेसिक मूव को शो करके दिखाता है, जिसकी डिस्ट्रक्टिव पावर बहुत ज्यादा खतरनाक थी, और इसे इंपीरियल एडवाइजर ने कॉइलिंग स्वॉर्ड स्टाइल का नाम दिया है, क्योंकि इस मूव में न सिर्फ जमीन बल्कि चारों डायरेक्शन में अटैक होता है। जो देख के किन्मू काफी ज्यादा अमेज हो चुका था, और ना चाहते हुए भी वो इंपीरियल एडवाइजर की तारीफ करने पर मजबूर हो गया। अब इंपीरियल एडवाइजर सभी लोगों को स्वॉर्ड कॉइलिंग मूव को इस्तेमाल करके बताने को कहते हैं। तो सभी लोग यहाँ पे कच्चा पक्का ही सही लेकिन शॉर्ट कोइलिंग मूव को परफॉर्म कर रहे थे, बस वेयोंग और किन्मू को छोड़ के, क्योंकि वेयोंग को कुछ भी समझ नहीं आता और किन्मू को कुछ ज्यादा ही समझ आ चुका था। मतलब किन्मू यहाँ पे शॉर्ट कोइलिंग मूव का इस्तेमाल करते हुए अपने थिक वाइटल थ्रेड को थिन वाइटल थ्रेड में बदलने की सोच रहा था। किन्मू के थिक वाइटल थ्रेड को देखने के बाद यहाँ मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी किन्मू शॉर्ट कोइलिंग मूव का यूज करते हुए अपने वाइटल थ्रेड को बारीक बारीक रेशों में तब्दील कर चुका, जो की बाल से भी ज्यादा थिन है। वाइटल थ्रेड को मास्टर कर लेने की वजह से किन्मू यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो खुशी के मारे चिल्लाते हुए कहने लगता है कि फाइनली मैंने वाइटल थ्रेड को कंट्रोल करना सीख लिया। किन्मू की आवाज यहाँ बाहर खड़े लोग भी सुन लेते हैं, इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंदर हो क्या रहा है। और मास्टर बाशन कहने लगते हैं कि आखिर इस बेवकूफ को किसने एकेडमी में एडमिशन दिया। इस बेवकूफ ने तो अभी अभी यहाँ पे वाइटल थ्रेड को कंट्रोल करना सीखा है, जबकि वाइटल थ्रेड तो शॉर्ट कंट्रोलिंग टेक्निक का बेसिक मूव है। यकीनन लिंग्यून तुमने यहाँ पे रिश्वत लेके किन्मू को एडमिशन दिया है। तो सुपरवाइजर लिंग्यून कहने लगता है इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं, एम्परर ने उसे अपना पर्सनल स्टूडेंट बनाकर एकेडमी में भेजा है। जो सुनके मास्टर बाशन कहने लगे कि अब एम्परर भी यहाँ पे घूस लेने लग चुके। मास्टर बाशन की बात सुनके सुपरवाइजर लिंग्यून कहने लगता है ये तो एक नंबर का मुफट है, इसने एम्परर के बारे में इस तरह से बोलने से पहले एक मर्तबा भी नहीं सोचा। उतने में ही शॉर्ट मास्टर जियानशंग कहने लगे कि किसी ने भी कोई भी रिश्वत नहीं ली, किन्मू ने सुपरवाइजर को हराकर एडमिशन लिया है। इधर फू यानकिंग सोच रहा था कि मेरे मास्टर का डिसाइपल तो जरा भी खास नहीं, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मास्टर ने इस बेवकूफ को कैसे अपना डिसाइपल बना लिया। इधर किन्मू शॉर्ट कॉइलिंग मूव को अच्छी तरह से परफॉर्म करने के साथ साथ वाइटल थ्रेड को अपने ऑरा में मिक्स कर चुका, इसलिए अब किन्मू अपने वाइटल थ्रेड को फ्रीली यूज कर सकता है। साथ ही साथ अब किन्मू यहाँ पे अपने ऑरा को भी स्वॉर्ड में बदल सकता है। जो देख के यहाँ पे इंपीरियल एडवाइजर भी अब किन्मू से इम्प्रेस हो चुके, लेकिन उतने में ही किन्मू अचानक से फू यानकिंग की ओर देखने लगा, ऐसे जैसे कि फू यानकिंग में उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुआ हो। उसी वक्त इंपीरियल एडवाइजर 16th मूव वंडरिंग स्वॉर्ड स्टाइल के बारे में यहाँ पे डिसाइपल्स को बताने लगे। वो बताते हैं कि स्वॉर्ड हवा में किसी भी तरह से किसी भी शक्ल में उड़ सकती है। हम चाहे तो स्वॉर्ड को स्नेक, फिश और ड्रैगन भी बना सकते हैं। वंडरिंग स्वॉर्ड मूव को देखने के बाद किन्मू और बाकी के डिसाइपल्स काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे। वहीं वेयोंग इंपीरियल एडवाइजर की बातों को नोट कर रहा था, क्योंकि उसे यहाँ पे कुछ भी समझ
समझ नहीं आ रहा। इधर बाहर की तरफ लिंगशुआन एल्डर से पूछ रहा था कि अंदर जो लेक्चर दे रहा है क्या वही इंपीरियल एडवाइजर है। तो एल्डर डान हाँ में जवाब देते हैं, जिसपे लिंगशुआन कहने लगा इंपीरियल एडवाइजर की आवाज सुनकर ही मैं काफी कुछ समझ चुका हूँ। इंपीरियल एडवाइजर एक कमाल का बंदा है जो सच में मिस्टिकल आर्ट को एडवांस करने का एम रखता है। तो भला हम इंपीरियल एडवाइजर के रास्ते में क्यों आ रहे हैं। तो एल्डर डान कहते हैं कि हमें किसी को भी सिर्फ बातों से जज नहीं करना चाहिए, हमें उसके एक्शंस को भी देखना चाहिए। इंपीरियल एडवाइजर एक एक्सेप्शनल टैलेंट है जिसे खुद डाओइस्ट मास्टर ने टीच किया था। उन्होंने कहा था कि इंपीरियल एडवाइजर सेज बनने की ताकत रखता है, लेकिन वो डिमोनिक पाथ के डीमन कल्ट की टीचिंग्स को प्रमोट करता है। तो लिंगशुआन कहने लगा ये तो दुनिया का नियम है कि जहाँ पे राइचियस पाथ होगा वहाँ पे डिमोनिक पाथ भी होगा। जिसपे एल्डर डान कहते हैं कि इंपीरियल एडवाइजर अगर सिर्फ डीमन कल्ट की टीचिंग्स को प्रमोट करता तो चलता, लेकिन वो सभी सेक्टों को खत्म करना चाहता है। इसलिए पॉसिबिलिटी है कि वो फ्यूचर में कभी भी इविल सेज बन सकता है, क्योंकि सभी सेक्टों को खत्म करने के लिए इंपीरियल एडवाइजर कुछ भी कर सकता है। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि वो इस दुनिया के लिए खतरा बन जाए। वैसे भी इंपीरियल एकेडमी के सुपरवाइजर्स क्या तुम जैसे टैलेंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं? क्या सुपरवाइजर्स की नॉलेज और स्किल्स डाविस्ट मास्टर की बराबरी कर सकती है? डाविस्ट मास्टर खुद तुम लोगों को सिखाते हैं, इसलिए हमारा सेक्ट तुम जैसे जीनियस को प्रोड्यूस कर पाया। अगर इंपीरियल एकेडमी खुद को साबित नहीं कर पाया तो फिर हम एकेडमी को और भी ज्यादा आगे बढ़ने नहीं देंगे। फिर इसके लिए हमें चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। उनके ये कहते साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होकर इंपीरियल एडवाइजर पे आया, जो 17th मूव शॉर्ट ड्रिलिंग स्टाइल के बारे में डिसाइपल्स को बताने लगे कि कैसे हम शॉर्ट को बहुत ही तेजी में स्पिन करके किसी भी चीज को ड्रिल कर सकते हैं। शॉर्ट ड्रिलिंग मूव किसी भी डिफेंस को भेज सकती है। इसी के साथ डायरेक्ट हमें आधी रात का सीन दिखाया गया जहाँ पे नींद में ही किन्मू स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस कर रहा था, जो देख के सीनियर शन भी काफी ज्यादा हैरान हुआ। अब दूसरे सीन में एंसेस्टर इंपीरियल एडवाइजर से पूछ रहे थे कि क्या उन्हें कोई टैलेंटेड पर्सन दिखा। तो इंपीरियल एडवाइजर बताता है कि एक दो जन को छोड़ के कोई भी उनकी टेक्निक को समझ नहीं पाया। जो कहने के बाद वो एंसेस्टर से पूछने लगे कि आखिर आप क्यों रिजाइन कर रहे हो। तो एंसेस्टर बताते हैं कि अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, इसलिए मुझे पावर या गद्दी की कोई भी भूख नहीं। तो इंपीरियल एडवाइजर हंसते हुए कहता है कि भला आप पहले भी कहाँ पावर के भूखे थे। अब इंपीरियल एडवाइजर कहने लगा अगर आप चाहो तो मैं आपको इंपीरियल एडवाइजर की भी पोजीशन देने को तैयार हूँ, क्योंकि आप मेरे मेंटोर की तरह हो जिसने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। आपके जाने के बाद मेरा एक साथी कम हो जाएगा। तो एंसेस्टर कहने लगे जहाँ जिंदगी है वहाँ मौत भी है, इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं, हर एक को मौत का मजा चखना होगा। जो कहते हुए एंसेस्टर यहाँ से चले जाते हैं। और वहीं पीछे की तरफ इंपीरियल एडवाइजर सोच रहा था कि अगर हेवेंस में सच में इमॉर्टल्स रहते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप हेवन से हमारा बिल्ड किया हुआ न्यू एरा देखोगे। अब इसी के साथ हम यहाँ किन्मू को देखते हैं जो भागते हुए एंसेस्टर के पास आ चुका, जहाँ पे एंसेस्टर किन्मू से पूछ रहे थे कि तुमने इंपीरियल एडवाइजर से क्या सीखा। मैंने खास तुम्हारे लिए ही उसे यहाँ पे इन्वाइट किया था। तो किन्मू कहता है इंपीरियल एडवाइजर की फाउंडेशन सॉलिड है। इंपीरियल एडवाइजर वो करने की ताकत रखता है जो कोई भी नहीं कर सकता। मैंने ग्रैंडपा विलेज चीफ से स्वॉर्डमैनशिप सीखा था, तो मुझे लगा कि मैंने स्वॉर्डमैनशिप के बारे में सब कुछ सीख लिया है, लेकिन आज पता चल रहा है कि मुझे और भी काफी सारी चीजें सीखनी बाकी है। तो एंसेस्टर किन्मू को बताते हैं कि सीखने की कोई लिमिट नहीं होती। अगर तुम सीखते हो तो स्टूडेंट कहलाते हो, लेकिन अगर तुम कुछ क्रिएट करते हो तो मास्टर कहलाते हो। बट उस वक्त भी तुम सीख ही रहे होते हो। जिसके बाद एंसेस्टर कहने लगे कि जैसा कि अब तुमने इंपीरियल एडवाइजर से उसकी टेक्निक सीख लिया है तो क्यों ना जाके तुम लिंगशुआन से अब फाइट करो। तो किन्मू कहता है आपकी बात तो इंपीरियल एडवाइजर भी नहीं टाल सकता, तो फिर भला मैं कैसे आपकी बात टाल सकता हूँ। जो सुन के एंसेस्टर कहने लगते हैं बच्चे तुम बहुत ज्यादा चालाक हो, बिना किसी फायदे के तुम कुछ भी नहीं करते। जो कहने के बाद उन्होंने किन्मू को सीधा माउंटेन से नीचे धक्का दे दिया, इसलिए किन्मू बहुत जोर से नीचे आके गिरता है। अब किन्मू लिंगशुआन से पूछता है कि क्या हम यहाँ पे वेपन्स के साथ फाइट करेंगे या बिना वेपन्स के। तो एल्डर डान कहते हैं कि यहाँ पे फाइट बिना वेपन्स के होगी। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो किन्मू के स्वॉर्ड को पहचान चुके थे कि किन्मू के पास जो स्वॉर्ड है वो फर्स्ट रैंक की ऑफिशियल स्वॉर्ड है। अब किन्मू और लिंगशुआन यहाँ पे कॉम्बैट फाइट करने लगे, जहाँ पे किन्मू और लिंगशुआन एक दूसरे पे एक से बढ़ के एक अटैक कर रहे थे, लेकिन किन्मू के हर अटैक को लिंगशुआन बहुत ही आसानी से काउंटर कर ले रहा था। अब हम लिंगशुआन को देखते हैं जो किन्मू पे टाइची डायग्राम से हमला कर चुका, लेकिन किन्मू टाइची डायग्राम को अपने कंट्रोल में लेते हुए लिंगशुआन पे उससे ही हमला कर देता है। इतना ही नहीं, किन्मू यहाँ पे शॉर्ट कॉइलिंग मूव का भी यूज करता है, जिस वजह से इस मर्तबा लिंगशुआन किन्मू के शॉर्ट अटैक को डॉच नहीं कर पाता। शॉर्ट कॉइलिंग मूव को एल्डर डान भी पहचान लेते हैं, इसलिए वो मनी मन में कहने लगते हैं कि अगर किन्मू को हराना है तो लिंगशुआन को अपनी फाउंडेशनल टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, जिसमें 14 स्ट्राइक्स होते हैं और हर एक स्ट्राइक डाउ सेट के 14 चैप्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। उनका भी ये कहना ही था कि तभी हम लिंगशुआन को देखते हैं जो फाउंडेशनल शॉट टेक्निक को यूज करने लग चुका, जिसे दूर से एंसेस्टर भी नोटिस कर चुके। वो इस फाउंडेशनल शॉट टेक्निक को बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे। यहाँ फाउंडेशनल शॉट टेक्निक को देखने के बाद किन्मू भी विलेज चीफ के शॉट डायग्राम के गॉड स्लेइंग मूव को यूज करने लग चुका, जो देखते ही एल्डर डान के होश उड़ गए। वहीं दूसरी तरफ गॉड स्लेइंग मूव को देखने के बाद एंसेस्टर एक्साइटेड हो चुके थे। अब किन्मू का अटैक लिंगशुआन के फाउंडेशनल शॉट टेक्निक पे भारी पड़ चुका, इवन की फाउंडेशनल शॉट टेक्निक भी यहाँ पे ब्रेक हो
गया, जिसके बाद किन्मू और लिंगशुआन यहाँ पे क्लोज कॉम्बैट फाइट में उलझ चुके। लेकिन किन्मू यहाँ भी लिंगशुआन के ऊपर भारी पड़ चुका, क्योंकि किन्मू ने स्वॉर्डमैनशिप स्वॉर्ड गॉड कहे जाने वाले विलेज चीफ से सीखा है। अब एक फाइनल अटैक करते हुए किन्मू लिंगशुआन को बहुत बुरी तरह से घायल कर देता है, लेकिन इसके बाद भी लिंगशुआन फाइट कर रहा है, क्योंकि उसने किन्मू के वीकनेस को ढूंढ लिया था। लिंगशुआन बताता है कि किन्मू तुम्हारी शॉर्ट टेक्निक्स वाकई में काफी ज्यादा कमाल की है, लेकिन हर किसी की कोई ना कोई वीक पॉइंट होती है, और मैंने तुम्हारे उस वीक पॉइंट को जो लेफ्ट शोल्डर में है उसे ढूंढ लिया है। लेकिन वीकनेस पता होने के बावजूद भी लिंगशुआन किन्मू का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि किन्मू का ड्रेस एक आर्मर की तरह काम करते हुए लिंगशुआन के शॉट को ब्लॉक कर लेता है। तो किन्मू ज्यादा देरी ना करते हुए डिवाइन डीमन रेजोनेंस का यूज करते हुए लिंगशुआन के माइंड को डिस्टर्ब कर चुका, जिस वजह से किन्मू ने अपने शॉट को लिंगशुआन के बॉडी में पियर्स कर दिया, और इस बार तो लिंगशुआन सीरियसली घायल हो चुका था, जिससे उभरने के लिए यकीनन लिंगशुआन को काफी ज्यादा वक्त लगने वाला है। किन्मू बताता है कि लिंगशुआन को हरा पाना उसके लिए आसान नहीं होता, लेकिन लिंगशुआन सिर्फ उसके लेफ्ट शोल्डर पे फोकस कर रहा था, जिस वजह से लिंगशुआन का फोकस ही लिंगशुआन का वीक पॉइंट बन गया। जो जानने के बाद लिंगशुआन किन्मू को उसकी गलती बताने के लिए शुक्रिया अदा करने लग चुका, जिसके बाद एल्डरडान लिंगशुआन को हीलिंग पिल खिलाते हुए यहाँ से लेके जाने लगते हैं, जिनके जाने की खबर यहाँ अकेडमी तक भी पहुँच चुकी थी, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि लिंगशुआन को हराने वाला कौन है। अब सभी सुपरवाइजर्स इस चीज का क्रेडिट अपनी मेहनत और टीचिंग को देने लगे, बट मास्टर बाशन कहने लगे खामोश हो जाओ, क्योंकि इंपीरियल एडवाइजर के लेक्चर के बाद किसी ने लिंगशुआन को हराया है, इसमें तुम लोगों का कोई भी हाथ नहीं, इसलिए तुम लोगों को अपनी टीचिंग को सुधारने पे ध्यान देना चाहिए। मास्टर बाशन की बात सुनकर एंसेस्टर भी कहने लगे हम लोग अभी बस टैलेंटेड डिसाइपल्स को ही सिखा पा रहे हैं, हमें यहाँ पे जीनियसेस को भी सिखाना होगा। जीनियस बाकी डिसाइपल्स की वजह से पीछे रह जा रहे हैं, इसलिए हम अभी भी अपने गोल तक नहीं पहुँच पाए हैं, हमें अपने गोल को अचीव करने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। इधर डाउ सेक्ट के लोगों के जाते ही हम किन्मू के हाथ से खून निकलते हुए देखते हैं, तो किन्मू कहने लगा भले ही मेरे आउटफिट ने शॉट को ब्लॉक कर लिया, लेकिन वो शॉट के फोर्स को ब्लॉक नहीं कर पाया। जो कहने के बाद किन्मू कहता है डाउ सेक्ट का एल्डर तो एक नंबर का बेरहम है, उसने अपने डिसाइपल को हीलिंग पिल तो दिया, मगर उसने मुझे इग्नोर कर दिया। उसका छोड़ो एंसेस्टर भी मुझे इग्नोर कर चुके, जबकि वो मुझे अपना यंग सेक्ट लीडर कहते हैं। अभी किन्मू का ये कहना ही था कि तभी हम एंसेस्टर को देखते हैं जो वापस आ चुके थे, और उन्होंने किन्मू की हर एक बात सुन ली थी, तो इसलिए वो अपने पालतू बीस्ट को इशारा करते हैं, तो उनका पालतू बीस्ट तुरंत ही जाके किन्मू के एक्सटर्नल इंजरीज को चाटते हुए ठीक कर देता है। जो देख के किन्मू समझ चुका था कि ये बीस्ट ड्रैगन किलिन है, जिसका सलाइवा एक रेयर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट है, तो इसलिए किन्मू यहाँ पे सलाइवा को लेने के लिए ड्रैगन किलिन को काफी सारे खट्टे मीठे फलों का लालच देता है। लेकिन ड्रैगन किलिन कहता है कि अगर तुम्हें मेरा सलाइवा चाहिए तो उसके लिए तुम्हें मुझे ऑक्स लाके देना होगा, जो माउंटेन के ऊपर रहता है, मेरी कब से उसके ऊपर नजर है। जो सुन के किन्मू कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ऑक्स लाके जरूर दूंगा। जिसके बाद दूसरे सीन में एम्परर और इंपीरियल एडवाइजर चेस खेलते हुए डाउ सेक्ट और अकेडमी के डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे थे, तो इंपीरियल एडवाइजर ने कहा कि जितने भी सेक्ट्स होते हैं वो बस कुछ ही जीनियसेस को ट्रेन करते हैं, जबकि हर जनरेशन में कोई ना कोई एक जीनियस होता है, इसलिए अगर हम सेक्टों से अलग दिखना चाहते हैं तो हमें हर एक जीनियस को ट्रेन करना होगा। जो कहते साथ ही हम मॉन्क टेम्पल के दो बंदों को कैपिटल में जाते हुए देखते हैं, जिनकी मुलाकात डाउ सेक्ट के लोगों से भी हुई, तो मॉन्क टेम्पल के एल्डर समझ चुका था कि इंपीरियल एकेडमी में जरूर कोई रिमार्केबल पर्सन होगा। अब ये दोनों फैक्शंस के मास्टर एक दूसरे को गुड बाय करके अपने अपने रास्ते निकल पड़े। यहाँ अकेडमी में डिसाइपल्स लिंगशुआन को हराने वाले बंदे को ढूंढ रहे थे, लेकिन तभी सीयून कहने लगी कहीं किन्मू तो नहीं जिसने लिंगशुआन को हराया। जो सुनकर डिसाइपल्स कहने लगे कि हो ही नहीं सकता, किन्मू हम लोगों को तो हरा सकता है लेकिन डाउइस लिंगशुआन को नहीं, क्योंकि वैसे भी तो उसे वाइटल थ्रेड भी इस्तेमाल करना नहीं आता। इधर लिंगशुई अपने भाई से कह रही थी कि ऐसा हो सकता है कि किन्मू ने ही लिंगशुआन को हराया हो, तो उसका भाई कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम माना कि वो कुछ मामलों में टैलेंटेड है, उसने ग्रैंड मदर की भी बीमारी को ठीक कर दिया, लोग उसे डिवाइन हीलर के नाम से जानते हैं, बट तुम अभी भी उसके ऊपर आसानी से भरोसा नहीं कर सकती क्योंकि वो डाजू कॉन्टिनेंट से यहाँ पे आया है। वैसे अगर तुम सच में उसे एडमायर करती हो तो तुम उसे इटरनल यूनच का पोजीशन भी दे सकती हो। जो सुनके तो लिंगशुई गुस्सा होते हुए अपने भाई को मारने लगी, क्योंकि यूनच का मीनिंग ऐसा है जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, लेकिन इसके बारे में मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद जाके गूगल कर लेना। अभी यहाँ पे ये चल ही रहा था कि तभी यहाँ पे मॉन्क टेम्पल के लोग अकेडमी के गेट को ब्लॉक करने आ चुके, जिन्हें देखकर डिसाइपल्स क्यूरियस होकर उन्हें ही देखने लग चुके। यहाँ मॉन्क टेम्पल के डिसाइपल के हाथ में एक स्पेशल पगोड़ा ट्रेजर था। इसी के साथ इधर माउंटेन के ऊपर किन्मू ऑक्स को ढूंढने आ चुका था, मगर तभी उसे अकेडमी का बेल बजता हुआ सुनाई दिया, तो किन्मू समझ चुका कि किसी ने फिर से अकेडमी के गेट को ब्लॉक किया है। इसलिए किन्मू तुरंत ही डिवाइन आई टेक्निक का यूज करके माउंटेन के नीचे देखने लगता है, तो उसे वहाँ पे मॉन्क टेम्पल का डिसाइपल सीनियर यून से फाइट करता हुआ दिखता है, लेकिन मॉन्क टेम्पल का डिसाइपल सीनियर यून के कपड़ों को फाड़ते हुए उसे बहुत ही आसानी से हरा देता है। जो देख के सिस्टर यूवी कहने लगी सीनियर शन क्या आप कुछ भी नहीं करोगे, मुझे लगता है कि अब आपको यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए। सिस्टर यूवी के ये कहते ही हम इधर किन्मू को देखते हैं जो झाड़ियों में भेस बदल के ऑक्स को देख रहा था, लेकिन किन्मू के बारे में ऑक्स को पता चल चुका, इसलिए वो तुरंत ही अपना साइज बड़ा करते हुए किन्मू के पीछे पड़ जाता है। तो किन्मू भागते हुए कहने लगा अरे
अरे बाप रे, ये तो डीमन गर्ल से भी ज्यादा खतरनाक है। अब इससे पहले कि ऑक्स किन्मू को कुछ भी कर पाता, उसी वक्त एक पोर्टल ओपन होते हुए उसके अंदर से एक हाथ निकलकर किन्मू को अपने साथ ले गया, जो देख के ऑक्स को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किन्मू अचानक से कहाँ चला गया। तभी यहाँ पे मास्टर बाशान पीते पीते आ चुके। मास्टर बाशान को देखते ही ऑक्स तुरंत ही मास्टर बाशान के गले लग गया, वो भी इतनी तेजी से कि मास्टर बाशान के मुंह का वाइन बाहर आ जाता है। साथ ही साथ मास्टर बाशान की कमर की एक हड्डी भी टूट चुकी थी, इसलिए मास्टर बाशान तुरंत ही ऑक्स को मारते हुए दूर कर देते हैं। अब ऑक्स मास्टर बाशान के सामने बच्चों की तरह रोते हुए कहने लगा कि उसे एक बच्चे ने परेशान किया, इसलिए अब उन्हें उस बच्चे से बदला लेना होगा। जो सुन के मास्टर बाशान ऑक्स से पूछने लगे कि चलो बताओ तुम्हें किसने परेशान किया, तो ऑक्स बताता है कि एक लड़का जिसके साथ व्हाइट फॉक्स थी। जो सुन के मास्टर बाशान समझ चुके थे कि ये किन्मू होगा, इसलिए अब वो फैसला कर चुके थे कि वो किन्मू को एक अच्छा सबक सिखाएंगे। इसी के साथ अब हमें दूसरे सीन में पता चला कि किन्मू को बचाने वाला और कोई नहीं एंसेस्टर थे। तो अब किन्मू एंसेस्टर के पास आके उन्हें मस्का मारते हुए उनकी टेक्निक के बारे में पूछने लग चुका, लेकिन एंसेस्टर कहता है कि ज़ेन मास्टर के डिसाइपल ने गेट को ब्लॉक किया है। तो किन्मू कहता है मैं जानता हूँ ये लोग मॉन्क टेम्पल से है, क्योंकि डाजू कॉन्टिनेंट में एक मर्तबा मेरी मुलाकात मॉन्क टेम्पल के एक ज़ेन मास्टर से हुई थी जिसका नाम जियानमिंग था, जो ग्रैंडपा माँ को अपना जूनियर बता रहा था। लेकिन ये मॉन्क डिसाइपल बिल्कुल लिंगशुआन की तरह ही लग रहा है। ऐसा लगता है कि मॉन्क डिसाइपल और लिंगशुआन का स्टेटस सेम है, जिसपे एंसेस्टर बताते हैं कि डाउ सेट टेक्निक्स को क्राफ्ट करने के लिए जाना जाता है, और जो कोई भी क्राफ्टिंग को मास्टर कर लेता है उसे डाविस्ट सन कहा जाता है। इसी तरह से मॉन्क टेम्पल के लोग माइंड पे फोकस करते हैं, और जो माइंड को कंट्रोल करने में माहिर होता है उसे ज़ेन सन कहा जाता है। अब एंसेस्टर कहने लगे तुम जाकर मॉन्क डिसाइपल से फाइट क्यों नहीं करते, तो किन्मू यहाँ पे दोबारा से नाटक करने लगा। वो कहने लगता है कि क्या इंपीरियल एकेडमी में कोई भी ऐसा नहीं जो इन लोगों को हरा सके। जो सुनकर एंसेस्टर गुस्से से किन्मू को ही देखने लगते हैं, लेकिन किन्मू ना डरकर हुओलिंगर डरने लगती है, तो इस वजह से वो डरते हुए एंसेस्टर का गुस्सा शांत करने के लिए उन्हें चाय सर्व करती है। इस सीन को देख के लॉ इन्फोर्समेंट एल्डर मुस्कुराने लग चुके। तभी चाय पीते हुए दोबारा से एंसेस्टर किन्मू को ज़ेन सन से फाइट करने के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन किन्मू फिर से नाटक करते हुए कहता है कि लास्ट फाइट में उसे गहरी इंजरीज आई है। दरअसल किन्मू इतनी सारी नाटक यहाँ पे इसलिए कर रहा था क्योंकि वो बिना किसी फायदे के कुछ भी नहीं करता। इधर फाइनली सीनियर शेन ज़ेन सन से फाइट करने आ चुका, तो ज़ेन सन अपने लेवल को सीनियर शेन के लेवल पे सप्रेस करते हुए उनसे फाइट करने लगता है, जहाँ पे सीनियर शेन काफी सारे सॉर्डों से ज़ेन सन के ऊपर हमला कर रहा था, लेकिन ज़ेन सन गोल्डन बेल टेक्निक का यूज करते हुए सभी सॉर्डों को ब्लॉक कर लेता है। जो देख के सीनियर शेन यहाँ पे शॉर्ट ड्रिलिंग मूव का यूज करने लग चुका। ये मूव स्पेशली किसी डिफेंस को ब्रेक करने के लिए बनाया गया था, जो सच में गोल्डन बेल डिफेंस को ब्रेक कर चुका। दूसरी तरफ एंसेस्टर किन्मू के लेफ्ट शोल्डर को एग्जामिन कर रहे थे, तो उन्हें जानने को मिला कि किन्मू के लेफ्ट शोल्डर पे जो फ्लो है वो किन्मू की इनकम्प्लीट कल्टीवेशन टेक्निक की वजह से है। तो किन्मू उन्हें एक बुक देते हुए अपनी कल्टीवेशन टेक्निक के बारे में बताता है। अब किन्मू के कल्टीवेशन टेक्निक को जानने के बाद एंसेस्टर यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो चुके, क्योंकि किन्मू की कल्टीवेशन टेक्निक का नाम ओवरलोड बॉडी ट्रिपल एलिक्सर स्किल है, जिसके बारे में एंसेस्टर ने ना आज तक सुना है ना पढ़ा है। तो इसीलिए वो किन्मू से पूछने लगे तुम्हें इस टेक्निक के बारे में किसने बताया, जिसपे किन्मू कहने लगा कि ये टेक्निक तो ग्रैंडपा विलेज चीफ ने मुझे सिखाया है। जो सुनकर एंसेस्टर मुस्कुराते हुए कहने लगते हैं वो ओल्ड मैन अभी भी मुझसे बहुत ज्यादा शार्प है। अभी उनका ये कहना ही था कि तभी किन्मू को पता चला कि टियानलू टावर में जो 6 डायरेक्शन कल्टीवेशन टेक्निक है उसे एंसेस्टर ने ही ड्रॉ किया है, और एंसेस्टर यहाँ पे किन्मू के टेक्निक में कुछ गैप्स को फिल कर देते हैं और कहते हैं तुम अपने लेफ्ट शोल्डर के फ्लो को ग्रैंड यूनिफिकेशन टेक्निक से भर सकते हो, जो कि तुम्हें असेंशन सेरेमनी के बाद ही मिलेगा। इस टेक्निक को सिर्फ डीमन कल्ट का लीडर ही प्रैक्टिस कर सकता है, और इसे पास डाउन भी डीमन कल्ट का लीडर ही करेगा। तो इसीलिए असेंशन सेरेमनी में ली टियानशिंग तुम्हें ग्रैंड यूनिफिकेशन टेक्निक पास डाउन करेगा। जो सुनकर किन्मू चौंकते हुए कहता है कि ली टियानशिंग को तो ग्रैंडमा ने किल कर दिया था, जिसपे एंसेस्टर कहने लगे तुम इसकी फिक्र मत करो, वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। जो कहने के बाद वो किन्मू से कहने लगे जैसे ही तुम्हारा असेंशन हो जाएगा तो मैं ट्रेवल करने निकल जाऊंगा, क्योंकि कई सारी जगह ऐसी है जिन्हें अब तक मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, और मेरे साथ इन्फोर्समेंट एल्डर भी जाएंगे, क्योंकि जब मैं मर जाऊंगा तब इन्फोर्समेंट एल्डर मेरी अस्थियों को डीमन कल्ट वापस लाएंगे। जब भी डीमन कल्ट का कोई भी बंदा मरता है तो उसे डीमन कल्ट वापस लाया जाता है, ताकि दुनिया वाले उसकी एक भी बॉडी पार्ट को देख ना सके। जो सुनके यहाँ पे किन्मू थोड़ा सा उदास हो चुका। इसी के साथ हम सीनियर शन को देखते हैं, जो अभी तक भी मॉन्क डिसाइपल से फाइट कर रहा था, लेकिन अब मॉन्क डिसाइपल ने सीनियर शन को यहाँ पे हरा दिया। मगर फिर भी मॉन्क मास्टर सीनियर शन की तारीफ कर रहा है, क्योंकि सीनियर शन ज़ेन सन के 10 मूव्स को ब्लॉक करने के बाद हारा है। इसी के साथ दोबारा से हमारा सीन शिफ्ट होकर एंसेस्टर और किन्मू पे आया, जहाँ पे एंसेस्टर किन्मू से कह रहे थे कि मैंने तुम्हें सारी इंपॉर्टेंट टेक्निक सिखा दी है, प्लस मैंने इंपीरियल एडवाइजर को भी तुम्हें गाइड करने के लिए बुलाया, तो अब तुम मुझसे किसे इन्वाइट करना चाहते हो। जो सुनके किन्मू के मन में एम्परर का ख्याल आता है। इस वजह से किन्मू कहने लगा कि एम्परर फ्लेम नेशन का एक पावरफुल फिगर है, तो क्या आप उन्हें
इनवाइट कर सकते हो। तो एंसेस्टर कहने लगे बच्चे तुम्हें क्या लगता है इंपीरियल एकेडमी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं जो जेन सन को हरा सके। जिसपे किन्मू कहने लगा अगर जेन सन को किसी ने हरा दिया तो यकीनन गेट को ब्लॉक करने की बारी डीमन कल्ट की होगी, इसलिए आप फिक्र ना कीजिए, मैं डीमन कल्ट का यंग लीडर होने के नाते खुद गेट को ब्लॉक करूंगा और दुनिया को दिखा दूंगा डीमन कल्ट की असली ताकत। जो सुन के तो इन्फोर्समेंट एल्डर के होश ही उड़ गए। तो एंसेस्टर कहने लगे बेवकूफ अपना फालतू बकवास बंद करो। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट के यहाँ सियुन पे आया जो आधी रात को जेन सन से फाइट करने आ चुकी। तो जेन सन भी यहाँ पे सियुन से फाइट करने के लिए तैयार हो चुका। अब यहाँ फाइट की स्टार्टिंग में दोनों की फाइट बराबरी पे चल रही थी, लेकिन मिड फाइट में सियुन जेन सन को मॉक करने लगी, जिस वजह से जेन सन गुस्सा होते हुए एक बहुत ही खतरनाक निर्वाणा पाम से सियुन पे हमला कर देता है। लेकिन सियुन निर्वाणा पाम से भी इजीली बच चुकी। इधर किन्मू एंसेस्टर से कह रहा था कि जब लोग हमारे गेट को ब्लॉक कर सकते हैं तो क्यों ना हम भी उनके गेट को ब्लॉक करें। जिसपे एंसेस्टर किन्मू से कहने लगे क्या तुम सच में एकेडमी के लिए इतनी मेहनत करना चाहते हो। तो किन्मू कहता है अगर एम्परर ने लेक्चर दिया तो मैं जरूर ऐसा करूंगा। जो सुनते साथ ही एंसेस्टर तुरंत ही किन्मू को यहाँ से वापस स्कॉलर रेसिडेंस भेज देते हैं। अब दोबारा से हमारा सीन शिफ्ट के फाइट पे आया जहाँ पे अभी तक भी फाइट जारी था और इस जगह पे कोई भी हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। यहाँ हमें जानने को मिला कि सियुन का जो सॉर्ड है वो ग्रैनी सी की नीडल के तरह है। तभी सियुन चालाकी से जेन सन को वाइटल थ्रेड्स में ट्रैप कर लेती है, इसलिए जेन सन इंजर्ड होने लगा। लेकिन अभी भी जेन सन हार मानने के लिए तैयार नहीं, जिस वजह से बीच में जेन मास्टर को आना पड़ गया ताकि वो जेन सन को किसी भी सीरियस इंजरी से बचा सके। इसी के साथ सियुन ने 0 सीरियस डैमेज के साथ ये फाइट जीत लिया था। मतलब अकेडमी में फिलहाल जो 2 सबसे ताकतवर डिसाइपल्स है वो दोनों ही डीमन कल्ट से आते हैं, इसलिए इंपीरियल एकेडमी को फ्यूचर में और भी ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है अगर सच में एकेडमी को सेक्टो को रिप्लेस करना है तो। सियुन के इसी जीत के साथ उधर एंसेस्टर कह रहे थे कि किन्मू बहुत ज्यादा चालाक है, वो बिना किसी फायदे के कुछ भी नहीं करता। तो इन्फोर्समेंट एल्डर कहते हैं भले ही किन्मू कैसा भी हो लेकिन वो हमें एंटरटेन कर रहा है। जिसपे एंसेस्टर कहते हैं हाँ उस बच्चे की वजह से मुझे मजा तो आ रहा है, हम किन्मू से यही उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि उसने उन ओल्ड मॉन्स्टर्स के साथ जो ट्रेन किया है। उतने में ही इन्फोर्समेंट एल्डर एंसेस्टर से सवाल करते हुए पूछने लगे कि जब आप एकेडमी में नहीं रहोगे तब किन्मू की हिफाजत का क्या होगा। जिसपे एंसेस्टर भी कहने लगे हाँ हमें किसी को किन्मू की हिफाजत के लिए रखना होगा क्योंकि किन्मू डाजू कॉन्टिनेंट और डीमन कल्ट से बिलोंग करता है, इसलिए हमारी गैर मौजूदगी में बहुत सारे लोग उसे टारगेट करेंगे। प्लस किन्मू भी बहुत ज्यादा शैतान है, वो कभी भी कुछ ना कुछ करते ही रहता है। एंसेस्टर के इसी बात के साथ इधर हम किन्मू को देखते हैं जो स्कॉलर रेसिडेंस में आके लैंड कर चुका। जहाँ वोलिंगर आगे क्या करना है पूछ रही थी तो किन्मू कहता है मुझे किसी भी हाल में ड्रैगन किलिंग सलाइवा चाहिए क्योंकि उससे मैं अपने ग्रैंडपास को हील कर सकता हूँ, लेकिन ऑक्स को पकड़ना हमारे लिए आसान नहीं होने वाला, इसलिए अब मैं दोबारा से ग्रैंडपा मार्क्स की सलाह को यूज करूंगा। जो कहने के बाद किन्मू कुछ इंग्रेडिएंट्स के साथ इंपीरियल फिजिशियंस के पास पहुंच गया और यहाँ किन्मू हार्ट लॉस्ट इंसेंस को रिफाइन करने वाला था जो किसी को भी बेहोश करने वाला एक टाइप का ड्रग है। अल्केमी रूम में इंपीरियल फिजिशियंस भी किन्मू के रिफाइनिंग को क्लोजली देखना चाहते थे तो किन्मू ने इसकी इजाजत दे दी। इसी के साथ अब किन्मू यहाँ पे हार्ट लॉस्ट इंसेंस को रिफाइन करना शुरू कर चुका। किन्मू की रिफाइनिंग टेक्निक और प्रोसेस को एक बंदा यहाँ पे नोट करता जा रहा था, लेकिन ये बंदा यहाँ पे एक स्टेप को नोट नहीं कर पाता क्योंकि जब किन्मू ड्रग को बॉटल में स्टोर कर रहा था तब उसने इंपीरियल फिजिशियंस को थोड़ा दूर रहने को बोला था क्योंकि नजदीक होने की वजह से हो सकता था कि इंपीरियल फिजिशियंस पे भी इस ड्रग का असर हो जाता। लेकिन एक स्टेप नोट न कर पाने की वजह से कुछ ही वक्त में पूरी एकेडमी के अंदर बहुत ही बड़ा बवाल होने वाला है, इसीलिए वीडियो को जरा भी स्किप मत करना। अब इधर किन्मू पूरी तैयारी के साथ ऑक्स को पकड़ने जाने लग चुका। जहाँ पे जाते हुए किन्मू सोच रहा था कि आखिर इंपीरियल फिजिशियंस को अल्केमी की डिग्री किसने दी, क्योंकि जब देखो तब इंपीरियल फिजिशियंस बच्चों की तरह किन्मू के रिफाइनिंग टेक्निक्स के पीछे पड़े हुए रहते हैं। खैर अब किन्मू ऑक्स के पास पहुंच गया, लेकिन ऑक्स ने किन्मू को देख लिया था बट वो किन्मू का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता क्योंकि किन्मू इस मर्तबा पूरी तैयारी के साथ यहाँ पे आया हुआ था। तभी हम अल्केमी हॉल में इंपीरियल फिजिशियंस को देखते हैं जो किन्मू की नकल करते हुए हार्ट लॉस्ट इंसेंस को बनाने की ट्राई कर रहे थे, लेकिन एक मिस्टेक की वजह से कुल्ड्रोन ब्लास्ट हो गया जिसके अंदर से हार्ट लॉस्ट इंसेंस लीक होने लगा, जिस वजह से धीरे धीरे इस ड्रग के चपेट में एकेडमी के सभी लोग आने लग चुके। इवन की सुपरवाइजर्स भी इस ड्रग से बच नहीं पाते। सुपरवाइजर लिंग्यून यहाँ पे साइक्लोन क्रिएट करके ड्रग को हटाने की कोशिश करने लगता है। उतने में ही मास्टर बाशन तेजी से यहाँ पे आते हुए सुपरवाइजर को ऐसा करने से मना करने लगे, लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। ड्रग के कांटेक्ट में आके सुपरवाइजर लिंग्यून तब तक यहाँ पे बेहोश हो चुका और पूरे एकेडमी में इमरजेंसी बेल बजने लगा, जिस वजह से लोग एल्केमी हॉल की ही तरफ आ रहे थे। इधर किन्मू ने ऑक्स को हार्ट लॉस्ट इंसेंस से फाइनली बेहोश कर दिया था, लेकिन तभी किन्मू को इमरजेंसी बेल सुनाई दी। लेकिन किन्मू फैसला करता है कि पहले वो ड्रैगन किलिन के पास जाएगा। इसी के साथ यहाँ सुबह भी हो गई, लेकिन अब तक भी एकेडमी के आधे से ज्यादा लोग बेहोश थे, जो
देख के मास्टर बाशान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इस तरह का इंसिडेंट एकेडमी की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। तभी एंसेस्टर यहाँ पे सभी ड्रग को बॉटल में इकट्ठा कर लेते हैं, जिसके बाद वो मास्टर बाशान से कहने लगे तुम रो क्यों रहे हो, लोग तो अभी भी जिंदा है, यहाँ पे कोई भी नहीं मरा। जो सुन के मास्टर बाशान जाके लोगों को चेक करने लग चुके, तो उन्हें पता चला कि सच में यहाँ पे कोई भी नहीं मरा, लोग तो बस यहाँ पे बेहोश हुए हैं। अब मास्टर बाशान कहने लगते हैं कि आखिर ये किया किसने। तो एंसेस्टर कहते हैं इस तरह का पॉइजन बस पॉइजन किंग ही बना सकता है, और मैं जानता हूँ कि ये किसने किया है। अभी उनका ये कहना ही था कि तभी इन दोनों की नजर किन्मू पे गई, जो खामोशी से ऑक्स को लेके जा रहा था। लेकिन दोनों को देखते ही किन्मू ऑक्स को छोड़ के तुरंत ही यहाँ से भागने लग चुका, बट एंसेस्टर उसे भागने नहीं देते। अब मास्टर बाशान गुस्सा होते हुए किन्मू पे अटैक करने जाने लगते हैं, लेकिन एंसेस्टर उन्हें रोकते हुए किन्मू को साइड में खड़ा कर चुके और सवाल करते हुए पूछने लगे कि इन लोगों को बेहोश तुमने ही किया है, क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना। तो किन्मू मासूम बनते हुए कहता है नहीं, मैंने तो बस ऑक्स को बेहोश किया है, इन लोगों को मैंने नहीं किया। लेकिन एंसेस्टर किन्मू की बात पे यकीन नहीं करते और कहने लगते हैं अकेडमी में आए हुए तुम्हें एक हफ्ता भी नहीं हुआ, लेकिन अभी से ही तुमने यहाँ पे अकेडमी को मुसीबत में डाल रखा है, कहीं तुम पूरे कैपिटल को पॉइजन करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। तो किन्मू कहने लगा कि अगर पूरे कैपिटल को बेहोश करना है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा जाइंट कोल्ड्रोन का इंतजाम करना होगा। जो सुनते ही मास्टर बाशान और एंसेस्टर किन्मू पे गुस्सा हो गए। तभी डिसाइपल्स बात करने लगे कि किसी ने जेन सन को हरा दिया है। जो सुनकर एंसेस्टर किन्मू को देखने लगे, तो किन्मू बताता है कि उसने जेन मास्टर को नहीं हराया। तभी सीयून यहाँ पे आते हुए किन्मू से पूछने लगी कल रात किन्मू तुम कहाँ थे, मुझे लगता है कि तुमने ही जेन सन को हराया होगा। तो किन्मू बताता है कि कल रात वो एंसेस्टर के साथ था, जिसपे सीयून भी नाटक करते हुए कहने लगी मैं भी कल रात अचानक से बेहोश हो गई थी। जो सुनकर किन्मू सोचने लगा कि ये लड़की तो यहाँ पे साफ साफ झूठ बोल रही है, क्योंकि अगर ये ड्रग से बेहोश हुई होती तो ये बंदी यहाँ पे थकी हारी हुई होती। जो सब कहते हुए किन्मू यहाँ पे अजीब तरह से सीयून को घूरने लगा, लेकिन एंसेस्टर किन्मू को सीयून से दूर करते हुए सीयून को यहाँ से जाने बोलते हैं। जो देख के किन्मू इधर सोच रहा था कि कहीं ये वही डिसाइपल तो नहीं जिसके बारे में एंसेस्टर कल बता रहे थे। तभी इंपीरियल फिजिशियंस को होश आ चुका और ये लोग यहाँ पे कह रहे थे कि हम लोग डिवाइन हीलर के डिवाइन मेडिसिन को बनाने में फेल हो गए। जो सुनते साथ ही मास्टर बाशान इंपीरियल फिजिशियंस पे गुस्सा होने लगे और कहने लगे अच्छा तो ये तुम लोगों का काम था। अब एंसेस्टर कहने लगे कि भले ही किन्मू ने इन लोगों को बेहोश नहीं किया, मगर किन्मू को सजा देना जरूरी है ताकि किन्मू की अकल ठिकाने आ जाए। तो मास्टर बाशान किन्मू को ठिकाने लगाने का सुझाव दे रहे थे, ये बोलते हुए कि न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। तो एंसेस्टर कहते हैं अगर तुमने किन्मू को मारने का सोचा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि किन्मू कैपिटल में डिवाइन हीलर के नाम से मशहूर है। ऊपर से किन्मू ने योर मैजेस्टी को भी क्योर किया है, तो किन्मू को मारने की वजह से कैपिटल का माहौल खराब हो जाएगा। प्लस किन्मू पॉइजन किंग का भी डिसाइपल है। पॉइजन किंग का नाम सुनते ही मास्टर बाशान अपने माउंट को लेके कल्टी मार चुके और यहाँ किन्मू सोच रहा था कि सभी चीजें तो ठीक हो गई है, मगर अभी भी उसे ड्रैगन सलाइवा नहीं मिला। किन्मू के ये कहते ही एंसेस्टर दोबारा से किन्मू को घूरने लगते हैं। इसी के साथ दूसरे सीन में ग्रेनिसी एंसेस्टर से मिलने आ चुकी, जहाँ ग्रेनिसी कह रही थी कि इस मर्तबा तो डीमन कल्ट ने दोनों सेक्टों को हरा के पीछे छोड़ दिया है और इंपीरियल एकेडमी अपनी ताकत शो करने में भी फेल हो चुका। तो एंसेस्टर ग्रेनिसी से कहने लगे मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पे किन्मू को मिस कर रही हो, तो क्यों ना जाकर तुम किन्मू से मिल आओ। जिसपे ग्रेनिसी कहती है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं किन्मू को दूर से ही देख के खुश हूँ। जब तक किन्मू यहाँ पे सेफ है तब तक मुझे कोई चिंता नहीं, वैसे भी किन्मू आपके साथ है इसलिए उसे कुछ भी नहीं हो सकता। तभी एंसेस्टर ग्रेनिसी से कहने लगे मैं बहुत ही जल्द किन्मू का असेंशन सेरेमनी रखने वाला हूँ, जिसमें ली टियानशिंग का होना जरूरी है। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो ग्रेनिसी कहती है आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं वक्त पे वहाँ पे पहुँच जाऊंगी। इसी के साथ दोनों सेक्टों की हार की खबर मिस्टीरियस मैन के भी पास पहुँच गई, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें शक था कि डीमन कल्ट और नेशन मिले हुए हैं, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो डीमन कल्ट अभी तक यहाँ पे एक्शन ले चुका होता। अब इस चीज की वजह से मिस्टीरियस मैन सोचने लगा कि वो इस मुद्दे को उठाकर दोनों सेक्टों को अपने साथ मिला सकता है, जिससे नेशन और इंपीरियल एडवाइजर को हराना इजी हो जाएगा। अब दूसरे सीन में हम एंसेस्टर को देखते हैं, जो सुपरवाइजर्स को कह रहे थे कि तुम लोगों को अब पता चल चुका होगा कि दोनों ग्रेट जीनियसेस और एकेडमी के जीनियसेस में कितना बड़ा डिफरेंस है। हमारे डिसाइपल्स तो ग्रेट सेक्टर के डिसाइपल्स को सरपास कर चुके हैं, लेकिन अगर जीनियसेस की बात की जाए तो हमारे जीनियसेस अभी भी ग्रेट सेक्टर से पीछे है। इसलिए इंपीरियल एडवाइजर और मैंने फैसला किया है कि जीनियसेस को अलग ट्रेन किया जाएगा। तो मास्टर बाशान कहने लगे कि ये करने को तो मैं बहुत पहले से कह रहा था, लेकिन लोग मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। नॉर्मल डिसाइपल्स की वजह से जीनियसेस की ग्रोथ रुक चुकी है, तो जीनियसेस को अलग ट्रेन करने का फैसला एक बेहतरीन फैसला है। तभी एंसेस्टर मास्टर बाशान को बताते हैं कि जितने भी जीनियस डिसाइपल होंगे हम उन्हें इंपीरियल इरूडाइट का टाइटल देंगे और इंपीरियल इरूडाइट को तुम ट्रेन करोगे। जो सुनके मास्टर बाशान पूछने लगे कि आखिर आपने किसे चुना है जिसे मैं ट्रेन करूंगा। तो एंसेस्टर बताते हैं कि उसका तुम्हारे साथ एक स्पेशल कनेक्शन है। उनके ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर मास्टर बाशान पे आया, जो स्कॉलर रेसिडेंस किन्मू के पास आ चुके थे, क्योंकि किन्मू ही पहला इंपीरियल इरूडाइट होने वाला है। अब मास्टर बाशान सोचने लगे कि भला इस आउटकास्टर से मेरा क्या कनेक्शन
मिशन है। जिसके बाद वो किन्मू के पास आके उससे कहने लगे अब से तुम मेरे साथ ट्रेन करोगे। मास्टर बाशान के साथ उनका ऑक्स माउंट भी आया था जो कि किन्मू को देख के डर रहा था। तो किन्मू कहने लगा आखिर तुम डर क्यों रहे हो, मेरे जैसा नाइस बंदा तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। मैंने तो बस तुम्हें मुझ पे हमला करने के लिए थोड़ी देर तक सुला दिया था, जबकि मुझे तो तुम्हें खूब पीटना चाहिए था। इधर हुवोलिंगर डिसाइपल्स के लिए हुए ट्रेजर से वसूली कर रही थी, जो देख के मास्टर बाशान चिल्लाते हुए हुवोलिंगर को डरा देते हैं। अब मास्टर बाशान कहने लगे तुम लोग यहाँ पे दिन दहाड़े लोगों को लूट रहे हो, जिसपे हुवोलिंगर कहने लगी हम किसी को भी नहीं लूट रहे, हम बस अपने स्किल्स का फायदा उठा रहे हैं। तभी किन्मू हुवोलिंगर से कहने लगा कि अब से हम लोग ट्रेजर्स को नहीं लूटेंगे, अब से हम सीधा उनके पैसों को ही लूटेंगे। जो सुन के तो मास्टर बाशान सोचने लगे कि ये दोनों एक नंबर के कमीने हैं। जिसके बाद मास्टर बाशान हुवोलिंगर के जमा किए हुए पैसों को ऑक्स को दे देते हैं और कहते हैं कि जाकर एक अच्छी सी वाइन लेकर आओ। वाइन का सुनते ही हुवोलिंगर भी ऑक्स के पीछे चली गई। अब इधर मास्टर बाशान किन्मू से पूछ रहे थे कि आखिर तुमने लिंग्यून को कैसे हरा दिया, क्योंकि अभी अभी ही तो तुमने वाइटल थ्रेड्स को कंट्रोल करना सीखा है। तो किन्मू कहते हैं मैंने सुपरवाइजर लिंग्यून को थ्रस्ट मूव का यूज करके हराया है। जो सुन के मास्टर बाशान को यकीन नहीं होता, इसलिए वो किन्मू को थ्रस्ट मूव का यूज करके उनके ऊपर हमला करने को बोलते हैं। लेकिन उससे पहले ही मास्टर बाशान ने अपना लेवल सप्रेस कर लिया था। तभी किन्मू एक लकड़ी का यूज करके मास्टर बाशान पे थ्रस्ट मूव से अटैक कर देता है, जिसको मास्टर बाशान रोक नहीं पाते और लिंग्यून की तरह ही नॉकडाउन हो जाते हैं। जिसके बाद वो किन्मू को सीरियस लेने लग चुके। अब मास्टर बाशान किन्मू को और भी मूव्स परफॉर्म करने को बोलते हैं, तो किन्मू और भी मूव्स परफॉर्म करके बताने लग चुका। जो देख के मास्टर बाशान किन्मू की तारीफ करने लग चुके और कहने लगते हैं तुम्हारा जो मास्टर होगा यकीनन वो एक ग्रेट शॉट मास्टर होगा। सच कहूँ तो मेरा भी एक ग्रेट मास्टर था जिनसे मैं अभी कुछ दिन पहले ही मिला था, लेकिन आधी बॉडी होने के बावजूद भी मेरे मास्टर बहुत ज्यादा फास्ट है। वो पलक झपकते ही मेरी नजरों से ओझल हो जाते हैं। जब मैं उनका पीछा कर रहा था तो उनके साथ मुझे एक ब्लाइंड मैन भी दिखा, जिसने उनका पीछा करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा पीटा। ऊपर से उसने मुझसे पोयम भी गवाया। जो सुन के किन्मू समझ चुका था कि मास्टर बाशान किन्मू के ग्रैंडपा बुच्चर और ग्रैंडपा बी की बात कर रहे हैं, इसलिए अब किन्मू मास्टर बाशान से पूछने लगा कि आखिर वो दोनों अभी कहाँ पे है। जो सुन के मास्टर बाशान किन्मू को वाइन बॉटल फेंक के मारते हुए कहते हैं कि आखिर तुम रुके क्यों हो, चलो जल्दी से यहाँ पे स्वॉर्डमैनशिप परफॉर्म करते रहो। लेकिन किन्मू वाइन बॉटल को डॉच करते हुए सीधा बुच्चर ब्लेड्स को निकाल लेता है। जिसके बाद वो यहाँ पे हेवनली ब्लेड टेक्निक को परफॉर्म करने लग चुका। जो देख के मास्टर बाशान भी हेवनली ब्लेड टेक्निक को परफॉर्म करते हुए किन्मू के साथ दो दो हाथ करने लग चुके। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को जूनियर और सीनियर कहकर रिस्पेक्ट देते हैं। अब किन्मू कहता है कि अच्छा तो आप मेरे ग्रैंडपा बुच्चर के डिसाइपल हो। तभी मास्टर बाशान कहने लगे डाजू कॉन्टिनेंट बहुत ज्यादा खतरनाक है और मेरे मास्टर 200 सालों से डाजू कॉन्टिनेंट में ही रह रहे थे, कहीं उन्हें वहाँ पे किसी खतरे का सामना तो करना नहीं पड़ा। जिसपे किन्मू कहता है आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, ग्रैंडपा बुच्चर बहुत ज्यादा ताकतवर है, उनका डाजू कॉन्टिनेंट में भी कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जो सुनने के बाद मास्टर बाशान किन्मू से पूछने लगे कि तुम तो अल्केमिस्ट हो, तो अगर मैं ग्रैंडपा बुच्चर के लोअर बॉडी को ढूंढ लाऊं तो क्या तुम उन्हें ग्रैंडपा बुच्चर के बॉडी से अटैच कर पाओगे। जिसपे किन्मू कहने लगा हाँ मैं ऐसा कर तो सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे ऑक्स को ड्रैगन किलिंग को सौंपना होगा, क्योंकि तभी वो अपना ड्रैगन किलिंग सलाइवा मुझे देगा, जो बॉडी ज्वाइंट करने के लिए एक बेहतरीन मेडिसिन है। जो सुन के मास्टर बाशान सोचने लगे कि अच्छा तो ये ऑक्स को मास्टर के लिए लेके जा रहा था। अब वो किन्मू को बताने लगे कि जब मास्टर ने गॉड्स के खिलाफ जंग की थी तब उनका एक हिस्सा कट गया था, जिस हिस्से को एक सेक्ट का बंदा अपने साथ लेके चला गया। जो सुन के किन्मू सोचने लगा कि मुझे तो लगा था कि ग्रैंडपा बुच्चर की ये हालत किसी इंसानी दुश्मन ने की होगी, लेकिन अभी पता चल रहा है कि ग्रैंडपा बुच्चर तो गॉड्स की वजह से इस हालत में है। तभी इस जगह पे एम्परर का मैसेंजर इंपीरियल मैसेज लेके आ चुका, तो सभी लोग रिस्पेक्ट के साथ इंपीरियल मैसेज को सुनने लगे। दरअसल इस मैसेज में एम्परर ने किन्मू को ऑफिशियली फर्स्ट इंपीरियल इरूडाइट बनाया था। साथ ही साथ टियानलू टावर के 3rd फ्लोर का एक्सेस देने के साथ किन्मू को 6th रैंक का ऑफिशियल भी बना दिया गया, जिस वजह से कुछ लोग अपसेट हो गए थे और कुछ इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे। तो इसलिए जिसे भी इस चीज से दिक्कत थी वो सभी एक साथ मास्टर बाशान के कहने पे किन्मू पे हमला कर देते हैं। लेकिन किन्मू इन सभी को बहुत बुरी तरह से धो रहा था, बस वेयोंग को छोड़ के, क्योंकि किन्मू ने यहाँ पे वेयोंग को ज्यादा जोर से नहीं मारा था। किन्मू यहाँ पे बस प्लान तरीके से वेयोंग को थोड़ा सा घायल करता है। इस जगह पे कोई भी किन्मू को हरा नहीं पाता। इनफैक्ट मास्टर बाशान ने किन्मू के लेफ्ट शोल्डर के वीकनेस को भी सभी लोगों के सामने रिवील कर दिया था। ये सब दूर से सेकंड प्रिंस और लिंगशुई भी देख रही थी और लिंगशुई यहाँ पे बस किन्मू की तारीफ किए जा रही थी, जो सेकंड प्रिंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसलिए वो लिंगशुई को समझाते हुए कहने लगा कि तुम किन्मू से जितना दूर रहोगी तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर होगा। भले ही किन्मू टैलेंटेड है लेकिन किन्मू अभी भी आउटकास्टर है, तो मैं नहीं चाहता कि लोग इस बात को लेके तुम्हारा मजाक उड़ाए। जिसपे लिंगशुई कहने लगी मुझे लोगों के बातों से जरा भी फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी एक जीनियस चाहे किसी भी ओरिजिन से क्यों ना बिलोंग करता हो वो रहेगा तो जीनियस ही, और कोई भी जीनियस को इग्नोर नहीं कर पाएगा। इसी के साथ हम यहाँ वेयोंग को देखते हैं जो किन्मू से पूछ रहा था कि आखिर तुम्हारी कमजोरी पता होने के बावजूद भी कोई तुम्हें हरा क्यों नहीं पाया। तो किन्मू कहता है वो इसलिए क्योंकि कोई भी मेरे वीक पॉइंट को छू नहीं पाया। मेरे वीक पॉइंट को बस पूरे एकेडमी में 1 या 2 लोग ही छू सकते हैं, जिनमें ग्रैंड प्रिसेप्टर भी शामिल है। जो सुनके सीनियर शन किन्मू से फाइट करने जाने लगा, लेकिन मास्टर बाशान सीनियर शन को रोक देते हैं, ये कहते हुए कि तुम भी किन्मू का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, इसलिए यहीं पे रहो
हो। अब किन्मू कहने लगा, सीनियर बाशान आपने मेरी वीकनेस इन लोगों को इसलिए बताई ना ताकि आप देख सको कि कौन कितना कैपेबल है। सीनियर वर्ड सुनके तो सीनियर शन काफी हैरानी से किन्मू और मास्टर बाशान को ही देखने लगा। तो मास्टर बाशान बताते हैं कि किन्मू और मैं एक ही मास्टर से ट्रेन हुए हैं, इसलिए अब से तुम किन्मू को अंकल मास्टर बुलाओगे। जो सुनके किन्मू कहने लगा था, अच्छा तो ये आपका डिसाइपल है, वही मैं सोचूं कि सीनियर शन इतना ताकतवर क्यों है। तो मास्टर बाशान किन्मू से कहने लगे कि आखिर तुम इसे नेफ्यू डिसाइपल क्यों नहीं कहते। जो सुनके किन्मू सीनियर शन से कहता है कि अब से मैं तुम्हें नेफ्यू डिसाइपल कहूंगा और तुम मुझे अंकल मास्टर। मैं जानता हूँ कि ये चीज थोड़ी अजीब है, लेकिन तुम बहुत जल्द इसके आदी हो जाओगे। जो सुनके सीनियर शन कहने लगा, जब तक मैं तुमसे हार नहीं जाता तब तक मैं तुम्हें अंकल मास्टर नहीं बुलाऊंगा। उतने में ही मास्टर बाशान किन्मू से कहते हैं, हम बहुत ही जल्द ट्रेनिंग करने जाने वाले हैं, इसलिए तुम टियानलू टावर से कुछ टेक्निक्स की बुक्स ले लो। अब ट्रेनिंग का सुनके सीनियर शन भी उनके साथ जाने को बोल रहा था, लेकिन मास्टर बाशान कहते हैं, मैं फिर से तुम्हें लेके नहीं जा सकता, वरना एम्परर समझेंगे कि मैं बहुत ज्यादा बायस्ड हूँ, तो इसलिए तुम यहाँ पे रह के अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान दो। जो सुनके सीनियर शन यहाँ से चला गया, जिसके जाने के बाद मास्टर बाशान किन्मू से कहने लगे कि हम बस ट्रेनिंग के लिए नहीं जा रहे, हम मास्टर की लोअर बॉडी को भी तलाश करने जा रहे हैं। इसी के साथ इधर हुओलिंगर मास्टर बाशान के माउंट के साथ वाइन पी के नशे में धुत हो चुकी थी, लेकिन इस मौके का फायदा उठा के हुओलिंगर ने बड़ी ही चालाकी से माउंट को अपना जूनियर बना लिया था। मतलब माउंट अब से हुओलिंगर को सीनियर सिस्टर कहेगा। हुओलिंगर की इस चालाकी को ग्रैंडपा बीबी देख रहे थे, इसलिए वो कहने लगे, हुओलिंगर का स्टाइल तो बिल्कुल किन्मू की तरह है। जिसके बाद ग्रैंडपा बुचर ग्रैंडपा बी से पूछने लगे, क्या तुम्हें अपनी आंखों को नहीं ढूंढना। तो ग्रैंडपा बी उल्टा उनसे ही सवाल करते हुए पूछने लगते हैं, क्या तुम्हें अपने लोअर बॉडी को नहीं ढूंढना। मुझे लगता है कि तुम कैपिटल में अब तक किन्मू की वजह से ही रुके हुए हो। जिसपे ग्रैंडपा बुच्चर उदास होते हुए कहते हैं, अब हमें दोबारा से किन्मू से अलग होना होगा। उनके इसी बात के साथ हम किन्मू को टियानलू टावर से कई सारी किताबें लेते हुए देखते हैं। जिसके बाद इधर मास्टर बाशान सेकंड प्रिंस से कहने लगे कि उन्हें रॉयल रेसिडेंस से एक डिसाइपल चाहिए, जिसको वो अपने साथ ट्रेनिंग के लिए लेके जाएंगे। जो सुनके सेकंड प्रिंस सोचता है कि क्यों ना मास्टर बाशान के साथ लिंगशुई को भेज दिया जाए ताकि वो किन्मू से दूर रह सके। जो सोचते हुए उसने मास्टर बाशान को लिंगशुई को ट्रेनिंग के लिए सजेस्ट किया। अब दूसरे सीन में माउंट ऑक्स ड्रैगन किलिन को फीमेल समझ के उस पे लाइन मारने लगता है, लेकिन हुओलिंगर ने उसे बताया कि ये तो मेल है। जो सुनके तो माउंट को एक बहुत बड़ा झटका लगा और वो तुरंत ही रोते हुए यहाँ से भाग गया। तभी किन्मू हार्टलास्ट इंसेंस का यूज करके ड्रैगन किलिन को बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो उसके ड्रैगन किलिन सलाइवा को एक बोतल में स्टोर कर चुका। अब इधर सेकंड प्रिंस को जैसे ही पता चला कि किन्मू भी ट्रेनिंग के लिए जा रहा है, तो वो भी मास्टर बाशान के साथ जाना चाहता है, लेकिन मास्टर बाशान उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देते हैं, क्योंकि सेकंड प्रिंस पहले ही 7 स्टार जेलम का कल्टीवेटर है, इसलिए मास्टर बाशान के पास उन्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं। अब किन्मू और लिंगशुई मास्टर बाशान के साथ अपनी ट्रेनिंग जर्नी शुरू कर चुके और इनका ये सफर काफी खूबसूरत नजारों से भरा हुआ था। साथ ही साथ किन्मू और लिंगशुई इस दौरान नई नई टेक्निक्स भी सीख रहे थे, लेकिन लिंगशुई की फाउंडेशन सॉलिड न होने की वजह से वो थंडर समनिंग टेक्निक को अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही। जो देख के मास्टर बाशान लिंगशुई को थंडर समनिंग टेक्निक परफॉर्म करके बताते हैं, जिसके बाद वो किन्मू के ऊपर कॉम्बैट स्किल और मिस्टिकल आर्ट को एक साथ मिलाकर हमला कर चुके, लेकिन किन्मू ने मास्टर बाशान के अटैक को ट्यूटर शॉट से ब्लॉक कर लिया। इधर लिंगशुई तो मिस्टिकल आर्ट और कॉम्बैट स्किल को एक साथ यूज करता हुआ देख काफी ज्यादा हैरान थी। दरअसल मास्टर बाशान लिंगशुई को समझा रहे थे कि अगर तुम किसी स्किल या आर्ट को सीखना पाओ तो उसे कंबाइन कर दो ताकि तुम उसे इस्तेमाल कर सको। मास्टर बाशान जब ग्रैंडपा बुचर के डिसाइपल हुआ करते थे तब वो उनके ब्लेड टेक्निक्स को सीखना चाहते थे, लेकिन ग्रैंडपा बुचर की ब्लेड स्किल्स बहुत ज्यादा खतरनाक और टेरिफाइंग थी, जो स्काई तक को चीर कर रख देती थी, इसलिए मास्टर बाशान उसे सीख नहीं पाए। बट वो ब्लेड स्किल्स को मिस्टिकल आर्ट के साथ कंबाइन करके एक नया ही टेक्निक बना चुके। जिसके बाद मास्टर बाशान कहने लगे कि आज से लिंगशुई तुम किन्मू के साथ ट्रेनिंग करोगी। इसी के साथ हमें देखने को मिला कि अब से लिंगशुई किन्मू के साथ हर रोज ट्रेनिंग कर रही है, जहाँ ये लोग रोज ट्रेनिंग करते हुए काफी ज्यादा क्लोज आने लगते हैं। इवन कि अब लिंगशुई किन्मू का ख्याल भी रखने लग चुकी थी। इसी तरह से अब ये लोग ट्रेवल करते हुए किनमेंग पास आ पहुँचे, जहाँ के जनरल और सभी सोल्जर्स किन्मू का शुक्रिया अदा करने लग चुके, क्योंकि किन्मू ने जो दवाई भेजा था उसकी वजह से काफी सारे सोल्जर्स की जान बचाई गई है। तो किन्मू कहता है कि आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एक हीलर का काम होता है कि वो लोगों की जान बचाए। जिसके बाद मास्टर बाशान कहते हैं कि हमें गोल्डन पैलेस जाना है, इसलिए किनमेंग पास को ओपन किया जाए। तो जनरल कहते हैं इसमें डिवाइन हीलर और प्रिंसेस की जान को खतरा है। तो मास्टर बाशान कहते हैं मेरे रहते हुए इन दोनों को कुछ नहीं होगा। तो जनरल कहते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तुम्हारी दिक्कत है। जो कहने के बाद जनरल किन्मू को गोल्ड की पोटली देते हैं, क्योंकि ग्रासलैंड में फ्लेम नेशन की करेंसी नहीं चलती, वहाँ सिर्फ गोल्ड चलता है। जिसके बाद ये लोग किनमेंग पास से निकलकर गोल्डन पैलेस के लिए रवाना हो गए, जहाँ रास्ते में बारबेरियन नेशन की आर्मी एक क्लैन से लड़ रही थी, लेकिन जैसे ही क्लैन के लोगों ने मास्टर बाशान को देखा तो वैसे ही उन लोगों ने उन पे हमला कर दिया।
मगर मास्टर बाशान एक डिफेंसिव फॉर्मेशन बनाते हुए इन लोगों के अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। जिसके बाद यहाँ पे बारबेरियन नेशन का जनरल मास्टर बाशान का शुक्रिया अदा करने लगता है, क्योंकि मास्टर बाशान ने इन क्लैन वालों का रास्ता रोक लिया था। अब बारबेरियन नेशन के लोग इन सभी को बेरहमी से मारने लग चुके, जिन्हें मारने के बाद वो इनके सोल को गोल्डन पैलेस भेज देते हैं। जिसके बाद बारबेरियन नेशन का जनरल मास्टर बाशान से कहने लगा कि फाइनली वॉर खान ग्रासलैंड में वापस आ गया है। लेकिन अफसोस वॉर खान ग्रासलैंड में ईगल की तरह उड़ना छोड़ के फ्लेम नेशन के एम्परर का पालतू कुत्ता बन चुका है। खैर अब तुम आ ही गए हो तो अब तुम्हारा टाइटल मेरा होगा। हम लोग कई सालों से तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, इसलिए ताकि हम तुम्हें मार के तुम्हारा टाइटल ले सके। जो कहने के बाद बारबेरियन नेशन का जनरल मास्टर बाशान पे हमला कर देता है। इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो चुका। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना।